विकास भाई। हाँ भाई। ये गांव वाले किरण भाभी ते कुछ बात करना चाह रहे। अरे पहले मारते करो, किरण भाभी तक की बात करनी है। हम यूँ चाह रहे, हाँ। हम गांव वाले सब सलाह करके आए, हम यूँ चाह रहे कि भैया किरण देवी हमारे गांव की प्रधान बने। ये सही कह रहे जी। यह बात तो बहुत बढ़िया है भाई। अरे यार, अरे कहाँ गई? अरे सुना के? अरे हाँ तो सही। राम राम जी। राम राम जी। हाँ जी, बताइए क्या बात है? बताना क्या है कि अपने गांव का प्रधान तो जेल चला गया। अब ग्राम प्रधानी के चुनाव भी आने वाले हैं। क्यों ना किरण भाभी आप प्रधानी का चुनाव लड़ लो। क्योंकि गांव में कोई दूसरा ऐसा है ही नहीं जिस पर हम विश्वास कर सकें। आपसे बढ़िया कोई इस गांव में है ही ना। आप पढ़ी लिखी भी हैं और आपको सब अधिकारी जानते भी हैं, इसलिए अब आपसे अच्छा प्रधान हमें कोई मिल ही नहीं सकता। देखिए, मैंने सबकी मदद करनी चाहिए। मैं ये सारे काम प्रधान बनने के लिए नहीं करती हूँ। मैंने तो बस हमेशा यही चाहा कि गांव के सभी लोग अपना काम ईमानदारी से करें, सब लोग मिलजुल कर रहें, क्योंकि गांव का विकास होगा तभी तो हमारे देश का विकास होगा। आप लोग सब मुझे माफ करें। अरे यार, जब ये सब लोग चाह रहे हैं कि तू प्रधान बने तो तुझे क्या परेशानी है? तुझे क्या दिक्कत आ रही है? अब पिछला प्रधान था तो तुझे उससे दिक्कत थी, तुझे प्रधान बना रहे हैं, तुझे इस बात से भी दिक्कत है। अरे या तो बढ़िया बात है, तू प्रधान बनेगी, सब कुछ अपने हाथ में रहेगा, अपने हिसाब से हम काम करेंगे, जो चाहे काम करेंगे। तुझे परेशानी आ रही है भाई, बताओ। देखिए, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मेरी बात को समझिए। मुझे घर के भी काम होते हैं और अभी मैं इस गांव को अच्छे से जानती भी नहीं हूँ, तो मेरा प्रधान बनना सही नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आप सब लोगों से एक वादा कर सकती हूँ, आप जिसे भी प्रधान के लिए चुनेंगे ना, उस प्रधान को जब भी मेरी जरूरत होगी तो मैं साथ खड़ी होंगी। अभी आप लोग मुझे माफ कीजिए। राम राम जी। अरे यार, तुम यार भाई चिंता मत करो, मैं इसे समझा लूंगा। प्रधान यही बनेगी जब तुम सोच रहे हो तो भाई है, इसमें क्या है? ठीक है भाई, ठीक है हाँ, राम। मैं ठीक है भाई, समझा ठीक है। अच्छा राम राम। अरे यार, तू क्यों प्रधान बनने से मना कर रही है? अच्छी भली प्रधानी घर में आग लग रही थी, या मना कर रही है? तुझे पता कितने पैसे लगे हैं प्रधान बनने की? निया दुनिया भर का पैसा खर्च हुआ है। यहाँ तो लोग थाली में सजा के प्रधानी लेके आए हैं और इसे परेशानी हो रही है। लोग मरे जहाँ प्रधान बनने की। निया अरे मुझे नहीं बनना प्रधान, मुझे नहीं पसंद है राजनीति में आना। मैं बस लोगों की मदद करना चाहती हूँ, मुझे प्रधान बनने का कोई शौक ही नहीं है। अरे तू समझ नहीं रही है, तू एक बार हाँ तो कर दे, तुझे कुछ नहीं करना, सारे काम मैं करे करूँगा, तू तो बस प्रधान बन जाइए। प्रधानी एक बार हमारे आगे फिर मजे ही मजे हैं। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझे प्रधान मजे के लिए बनाना चाहते हैं। प्रधानी का काम मजे के लिए नहीं होता, लोगों की सेवा करने के लिए होता है। आपको पता है, पिछले प्रधान के मजे के कारण गांव वालों को कितनी परेशानी उठानी पड़ी और इसीलिए आज वो जेल के अंदर है। अरे वो जेल अपनी बेईमानी की वजह से गया है, मैं कोई बेईमानी करने की थोड़ी कह रहा हूँ। अरे काम करेंगे, थोड़ा बहुत अपना भी काम हो जावे, इसमें क्या दिक्कत है? एक ये भी वजह है मेरे इनकार करने की, क्योंकि मैं नहीं चाहती प्रधानी के कारण आपके और मेरे बीच में कोई मतभेद हो, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो मैं गलत काम होने नहीं दूंगी और आप कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर करोगे। भले ही आप बेईमानी ना करो, लेकिन आप अपना रौब दूसरों पे जरूर झाड़ो। अरे यार, अच्छी मुसीबत है, यहाँ अच्छी खासी प्रधानी चल के आ रही है या मना कर रही है? रोज प्रधान बनी रहे यार तू वैसे। अरे आप ये सब बातें छोड़ो। आप बता रहे थे ना कि वो आपके दोस्त है शब्बीर भाई है, उनकी शादी है, आपको वहाँ जाने के लिए कपड़े भी खरीदने हैं। अरे वहाँ ना हो रही कोई शादी पादी अब। ऐसा क्या हो गया? अरे पता ना, वे लड़की वाले नाट के। क्यों? अरे वह कोई एनआरसी पेनारसी कही है, उसकी लिस्ट में उसका नाम ना आया तो वे लड़की वाले मना कर रहे हैं ब्याह करने की। अरे अगर एनआरसी लिस्ट में नाम नहीं आया तो क्या हो गया? अरे तू भी अजीब बात करे, अगर एनआरसी लिस्ट में नाम ना आता कही है तो न्यू कह रहे हैं अगर ये जो लोग हैं जिनका नाम एनआरसी लिस्ट में ना आवे ये बांग्लादेश जाओगे, और अगर कोई बांग्लादेश जाओगा तो उससे अपनी लड़की की शादी कोई क्यों करेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोगों की गलत फहमी है कि अगर एनआरसी लिस्ट में नाम नहीं आया तो उसे बांग्लादेश भेज देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, किसी गलती की वजह से, किसी तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से नाम नहीं आया होगा, वो आ जाएगा। अरे तुझे तो कोई आफत ना आई, पर उसका तो बेचारे का ब्याह टूट गया, वो तो परेशान हो रहा है। लोग इसीलिए परेशान होते हैं क्योंकि उनको पूरी जानकारी नहीं होती और गलत जानकारी की वजह से लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं। अरे जो भी हो, हमारी तो दावत मारी गई, अब तू फटाफट कुछ बना दे। ठीक है, मैं बना दूंगी। उसके बाद मैं शब्बीर के घर जाऊंगी ताकि मैं उनको समझा दूं कि एनआरसी क्या है।
अरे तू क्यों समझावे? जो होगा वे अपने आप देखेंगे, हमें क्या मतलब इन मामलों में। देखिए, ये शादी ब्याह का मामला तो है, लेकिन लोगों के मन में एनआरसी को लेके बहुत सारी गलतफहमियां पैदा हो गई हैं और हमें चाहिए कि हम उन गलतफहमियों को दूर करें। अरे गांव के काम में गेल गेल, अब तू ये शादी ब्याह के काम भी देखने लगी। तन्ने कोई मैरिज ब्यूरो खोल रखा के तू टाड़ मार वहाँ जाने की। अरे भैया जान दे, मत ना रोक के इसे हर काम की नॉलेज है, जाओगी तो उनका काम बनी जाओगा। अब मैं तो नहीं कह रहा था खामखा सबके कामों में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है। अब जाओगी तो जा भाई, तुम मैं कह दूं। ज्यादा टोक टाकी मत कर, जा तू। ठीक है, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ, उसके बाद चली जाऊंगी। बना दे। कितनी अच्छी बहू है। हाँ, रोकता ही रहे जाने से जाने क्यों। और सुना भाई, क्या हाल है तेरे? और क्या चल रहा है आजकल? तू सुना। आलिया, चल मजे लेंगे। अरे शब्बीर, कैसे परेशान सा, कैसे मुंह लटका रखा भाई? अरे के बताऊं, बड़ी गड़बड़ हो रही, ऐसे तो कभी सोचा भी ना था। भाईजान, यह बीमारी तो गांव में बढ़ती जा रही, एनआरसी ना होगा आफत होगी। अरे एक लिस्ट में नाम ही तो चढ़ाना है, वो ना चढ़ेगा तो ब्याह ना होने के। अरे यार, तेरा तो रिश्ता भी बड़ी मुश्किल से हुआ था। अरे यही तो प्रॉब्लम है, अब देखो क्या होता है। अरे जरीना बेगम, चाय ले आओ। आई जी, ले जी। ले आए। आ गया भाई। सब गड़बड़ हो गई जरीना, बड़ी मुश्किल तो इसका निकाह तय हुआ था, इसमें भी रोला पड़ गया। मुझे तो लग रहा पता नहीं इसका निकाह होगा भी नहीं होगा। ऐसा कैसे ना होगा? ये तुम्हारा बड़ा फजीता हो गया, तेरे अबू की जुत्ती घिस गई तेरा रिश्ता देखते देखते। एक रिश्ता आया था, वो भी हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। पता नहीं इसका नाम चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा एनआरसी में। इसमें क्या दिक्कत है, चढ़वा दो ना मेरा नाम। बरखुरदार इतनी आसानी से ना चढ़ता हैगा, बहुत भागदौड़ करनी पड़ेगी। इसका नाम ना चढ़ेगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अरे किरण बेटी, चाची जी, आओ नमस्ते। बैठो। चाची, सब्बीर, नमस्ते। कुर्सी ला भाई। अरे बेटी तशरीफ रख। चाची जी, 1971 के बाद बांग्लादेश से बहुत सारे लोग भारत आ गए थे। अब वो आए तो कुछ समय के लिए थे, लेकिन फिर उन लोगों ने यहीं रहना शुरू कर दिया। अब वो लोग भारत के हैं या बांग्लादेश के हैं, ये पता करने के लिए भारत सरकार ने एक एनआरसी लिस्ट बनवाई है, ताकि उन लोगों का पता चल सके और उन लोगों को बांग्लादेश वापस भेजा जा सके। ओहो, तो हमारा बेटा फिर रहेगा कहाँ? जिसका नाम लिस्ट में ना हो बांग्लादेश ही जाएगा। ऐसे कैसे बांग्लादेश भेज देंगे? सबे पता मैं यहाँ का हूँ, सरकार को यह बात समझनी पड़ेगी। अरे सरकार यह बात नहीं मान रही, इसीलिए तो परेशानी आ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है चाचा जी। जिन लोगों के नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं आए हैं, सरकार उनको दूसरा मौका दे रही है। और अगर आप में से किसी का भी नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं आया है, तो आप एनआरसी ऑफिस जाइए और अपना नाम चढ़वा लीजिए। सारे कागज जमा करवा लिए थे, सारों का नाम आ गया, बस इसका ही नाम नहीं आया। यह बात तो सरकार को समझनी चाहिए। चाचा जी, ये चिंता का विषय नहीं है और ना ही इसमें परेशान होने वाली कोई बात है। आप सबका नाम एनआरसी लिस्ट में आया है ना? अगर शब्बीर भाई का नाम किसी वजह से एनआरसी लिस्ट में नहीं आया है, तो आप एनआरसी ऑफिस जाके नाम चढ़वा लीजिए बस। यू रिश्ता टूट गया, इसका क्या होगा अब? शब्बीर भाई, इस रिश्ते के लिए आपके अब्बा को लड़की वालों से बात करनी होगी। अगर ये बात करेंगे तो वो जरूर समझेंगे। यह बात भी ठीक है भाई, मैं उनसे बात करके देख लेता हूँ, बात बनती है तो ठीक है। चाची जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, मैं तो तुम्हारे घर ही जा रही थी। अच्छा चाची जी, क्या काम था बताइए। बेटा मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। अब चाची जी, आपको क्यों जरूरत पड़ेगी पैसे की, क्या बात है? किरण बेटा, तुझे तो पता ही है रमेश के पापा कितने बीमार हैं बड़े दिनों से, घर के खर्च के लिए भी पैसे नहीं है बेटा। अच्छा, तो चाची जी आप उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ जाइए। ये योजना खास तौर पे सरकार ने उन गरीब लोगों के लिए बनाई हुई है और खास तौर पर महिलाओं की मदद करने के लिए बनाई गई है। अगर इस योजना से आप जुड़ती हैं ना, तो आपको अपने घर की आजीविका चलाने में बहुत मदद मिलेगी। इस बारे में तो मुझे पता है ना बेटा। अच्छा चाची जी, जग्गा की पत्नी और गांव की कई महिलाएं इस योजना से जुड़ी हुई हैं और अपने घर का खर्चा चला रही हैं। क्या मुझे भी काम मिल जाएगा? हाँ हाँ चाची जी, क्यों नहीं। जिन महिलाओं को पैसों की जरूरत है, हर सप्ताह में उनके लिए एक बैठक रखी जाती है, वहाँ पे आप भी जा सकती हैं।
और जिनको पैसों की जरूरत है वो 25 रुपए साप्ताहिक वहाँ पे जमा करती है, ताकि समय आने पर उन औरतों की मदद की जा सके। बिटिया कब होगी मीटिंग? चाची जी आने वाले सोमवार को उसकी मीटिंग रखी गई है। और आप ये लीजिए 500 रुपए। और चाची जी जितनी जल्दी हो सके आप इस योजना से जुड़ जाइए, फिर आपको कभी भी किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद बेटा। अच्छा जी, मैं चलती हूँ। अरे भाई शब्बीर, हमें तो ऐसा लगे कि भाभी का मुंह देख ले, हमारे नसीब में ही ना दिखे। ओए यार, ये अच्छा फजीता हो गया। आज तो तेरी बारात जाने वाली थी। इस टाइम तो हम साड़ियों के दर होते हैं और महारा भाई सोने से लत्ते पैर का टिप टॉप रहता, खूब मजे लेते, पर सारी बात का नाश हो गया। अरे भाई सुन भी रहा तू हम क्या कह रहे हैं? अरे इसमें मेरी कौन सी गलती? बड़ी मुश्किल में तो मेरा ब्याह हुआ, 32 साल का मैं हो गया, आगे मेरी ब्याह की उम्मीद भी ना। ओ शब्बीर भाई, रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, हम तेरे लिए अपनी जान भी दे देंगे। अब अरे इसमें जान की बात कहाँ से आई? इसमें तो एनआरसी की बात है। भाई शब्बीर, एनआरसी से हम बाद में निपट लेंगे। चल नमाज का टाइम हो रहा, नमाज पढ़कावेंगे। आज जुम्मा है, तुझे पता ना है? अरे यार मैं भूल गया, मेरे दिमाग और दिल में एक ही बात चल रही है, एनआरसी एनआरसी एनआरसी। अरे यार मुझे तो नहाना भी है, चल मैं घर जाके नहाऊं। अरे घर जाकर नहाऊंगा? इतने नमाज का टाइम निकल जाएगा, तुझे नमाज नहीं मिलेगी। क्या करूं यार, जुम्मे की नमाज भी पढ़नी जरूरी है। पर भाई तेरे पास तो टोपी भी नहीं है। अरे टोपी लगा के नमाज पढ़नी जरूरी नहीं है, ये तो सुन्नत है, फर्ज नहीं। अरे तब एक काम करो, मैं ट्यूबवेल चला दूंगा, वहीं नहा लियो और वहीं नमाज पढ़ लियो, और आज मैं भी तेरी गैल नमाज पढ़ लूंगा। बिल्कुल पढ़ी है, मैं भी तेरी गैल मंदिर जाऊं, माँ का प्रसाद खाऊं, भंडारा खाऊं, तू पढ़ लेगा तो क्या हो जाएगा। आओ तो फिर चले ट्यूबवेल पे, आओ। भाई तू क्या कर रहा है यहाँ? अरे थम जा, हमारी भी सुन जा। अरे क्यों हाथ उठवावे है? दही सी तोड़ दूंगा तेरी, वैसी दिमाग खराब है, प्यार में समझा रहे हूँ। और तेरे तो पीनी छोड़ दी गई, अब फिर पीने लगा। मैं ना पीता, मुझे तो जबरदस्ती पिला दी सालों ने। मैं कहवे ना था तेरा ब्याह ना होने का। अब तू ही है शाहरुख खान, तेरे ही ब्याह होंगे भिंडी सी सिकल का। अच्छा भिंडी बता रहा मुझे? इंगे में मर जा। कुछ कमी है तेरे में? सारी कमी हमार में ही है। सुबह सुबह इस मूत को फिर रहा ना, बन रहा सहनसा। 750 रुपए का 750 में लावा। अरे ओ शब्बीर, वो बालों के पैसे तो दे जा, निकाह विकाह तो जैसे तेरा हो लिया। साले मजा ले रहा दिखे, यहाँ सुन जा, तुझे दूंगा साले टस्काल, चाहिए टस्काल, ले अपना मुझे कोई पैसा चाहिए भैया, कोई मुझे पैसा नहीं चाहिए। शब्बीर क्या हो गया, क्यों बावड़ा हो रहा है? अरे दिमाग खराब कर रखा, वैसी नहीं गाना हो रहा, इसने और कर दिया। चल कोई बात ना, चल घरू चल रहे हैं, बात करेंगे। तू यार के चल। अरे मैं भी तो इसी देश का हूँ, तेरी गैल पढ़ा लिखा हूँ। अरे यार हम कालू की ट्वेल में खूब नंगे नहाए हैं, अब कालू की ट्वेल कोई बांग्लादेश में थोड़ी है। साले ने पता ना किसने लिस्ट में से नाम गायब कर दिया। अरे तू चिंता मत करे, तेरा लिस्ट में नाम चढ़ जाएगा। तेरी भाभी को सब धारा पता है, सब जाने है रास्ते वा। अरे यार ब्याह में वैसी गड़बड़ सी हो गई, रास्ते वो नहीं मिल गया, मैंने वो ढूंढ दिया, ब्याह में वैसी गड़बड़ हुई पड़ी है। तन्ने वो क्यों छेत्या खामा खा यार। अरे यार तू भाभी से बात करा दे। तू चिंता मत करे, तेरा यू निकाह वाला ब्याह वहीं होगा, बिल्कुल चिंता मत करे। अरे कहाँ गई? अरे कहाँ है? हाँ भाई, अरे देखिए एक बार। हाँ अरे यार इसे देखिए, शब्बीर आया, इसका कौन सी लिस्ट में था नाम कट गया, कहाँ चढ़ रहे थे नाम? भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। भाभी जी मैं तो बहुत परेशान हो लिया, आप ही कुछ रास्ता बताओ। शब्बीर भाई, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, कभी कभी नाम गलती से छूट जाते हैं। ठीक कह रही हो आप, पर मैं तो घना ही परेशान हो लिया इस एनआरसी के चक्कर में, सारी गड़बड़ हो गई, जो मेरा नाम छोड़ दिया। शब्बीर भाई, अभी आप एनआरसी को समझ ही नहीं पाए हैं। दरअसल 2011 की जनगणना के आधार पर एक रजिस्टर तैयार किया गया है, और 2011 की जनगणना के आधार पर ही उसमें सबके नाम चढ़े हैं। अब कुछ लोगों के नाम उसमें नहीं आ पाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भारत के नागरिक नहीं है।
और आपको पता है उसमें नाम क्यों छूटे हैं? क्योंकि जिस वक्त जनगणना होती है उस वक्त कई लोग अपने बच्चों के नाम और उनकी संख्या सही नहीं बता पाते हैं। तो आप ही बताओ अब मैं क्या करूं? आप परेशान ना हो, आप एक बार जिला कार्यालय जाके अपना नाम चढ़वा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। परेशानी की तो बात है भाभी, ब्याह की नाट गए। शब्बीर भाई शादी हो जाएगी, इतनी क्या जल्दी है? लड़की वाले साफ नाट गए। अरे ऐसे कैसे नाट जाएंगे, तू चिंता मत करे, तेरा नाम भी चढ़ेगा और ब्याह भी होगा। क्यों भाई? हाँ बिल्कुल सही बात है। शब्बीर भाई आप लोग लड़की वालों को समझाइए, वो जरूर समझ जाएंगे। कल बुलाए हैं लड़की वाले, देखो क्या बात होती है। हाँ फिर ठीक है, आप लोग बात कीजिए, अगर मेरी जरूरत होगी तो मैं भी आऊंगी। अरे तू क्यों जाओगी? इनका फैमिली मैटर है, ये अपने आप निपटा लेंगे। तन्ने कोई मैरिज ब्यूरो खोल रखा है? देखिए मैं वहाँ शादी ब्याह के मामले के लिए नहीं जा रही हूँ, मैं वहाँ एनआरसी को समझाने के लिए जा रही हूँ। और हमारा फर्ज है कि हम लोगों को जागरूक करें, एनआरसी के बारे में बताएं। और देखिए अगर मैं उन लोगों को एनआरसी के बारे में बताती हूँ तो शब्बीर भाई की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। भाईजान ऐसे कैसे मना कर देंगे? हमने तमाम रिश्तेदारी में खबर कर रखी है, सारे गांव को पता है। इस तरह रिश्ता थोड़ी तोड़ा जाता है। भाई साहब जो भी परेशानी है उसमें हमारा हाथ नहीं है। आपको पता है लड़के का नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं है, ऐसे में हम शादी कैसे करा दें? कल देश से निकाल दिए जाएंगे तो हम कहीं के नहीं रह सकेंगे। ऐसे कैसे निकाल देंगे? अरे तू चुप रहे, हम बात तो कर रहे हैं। बात ऐसी है, आपने हमारे साथ धोखा किया है। लड़के का नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं है। बताने वाले ने बड़ी घनी परेशानी बताई है कि बड़ा डर सा लग रहा है। अरे तुम खामा खा की बात तो करो ना बात का पतंगड़ बनाओ। अरे हम सबका नाम नहीं है क्या एनआरसी में? इसका नाम रह गया, इसका नाम भी आ जाएगा, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। ये छोटी बात ना है, जो हमारा खर्चा हुआ है वो वापस कर दो। हम ये रिश्ता आपसे रखना नहीं चाहते। लोगों में डर सा माहौल है, कुछ भी हो सकता है। आप सबको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर शब्बीर का नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं आया है तो वो तकनीकी दिक्कत की वजह से नहीं आया है। दूसरी बात, आप लोग जो यहाँ पर दहेज की बात कर रहे हैं ना, वो एक सामाजिक बुराई है। दहेज के कारण कई रिश्ते टूट चुके हैं। शादी जैसा पवित्र बंधन सिर्फ और सिर्फ दहेज के कारण ही बदनाम होता है। इसीलिए आप सभी लोग दहेज लेने से बचिए। ओहो, आप कौन हैं? अरे अमजद भाई आप नहीं जानते, ये हमारे गांव की सबसे पढ़ी लिखी समझदार बहू है, किरण नाम है इनका। ओहो, आप हैं किरण देवी जी। आपके बारे में तो बहुत सुन रखा है, अक्सर हमारे गांव में भी आपकी चर्चा होती रहती है। देखो बात ऐसी है, ये केंद्र सरकार का मामला है। उनकी मर्जी हुई तो लिस्ट में नाम चढ़ा देंगे, अगर नहीं हुई तो बड़ी मुश्किल की बात है। देखिए ऐसी बात नहीं है, सरताज अहमद जी और उनके पूरे परिवार का नाम एनआरसी लिस्ट में आ चुका है। रही शब्बीर की बात, तो उसका नाम अगर एनआरसी लिस्ट में नहीं आया है तो वो किसी तकनीकी परेशानी की वजह से नहीं आया है। मैं आप सबको भरोसा दिलाती हूँ कि शब्बीर का नाम जल्दी ही एनआरसी लिस्ट में आ जाएगा। देखो बात ऐसी है, हम अपनी लड़की का निकाह अभी नहीं करा सकते। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? शब्बीर का नाम एनआरसी लिस्ट में आ जाएगा। देखिए बात ऐसी है, जब तक शब्बीर का नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं चढ़ जाता हम ये निकाह नहीं करा सकते। नाम का क्या है? नाम तो चढ़ जाएगा, किरण भाभी कह तो रही है। अमजद भाई खुदा के वास्ते थोड़ा रहम करो, बस थोड़ा समय दे दो। शब्बीर का नाम अल्लाह ने चाहा तो हर हालत में एनआरसी में आ जाएगा। ठीक है, पर हम ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे। अगर लड़के का नाम एनआरसी लिस्ट में चढ़ गया तो हम ये रिश्ता करने को तैयार हैं। किरण जी, हम आपकी बातों का भरोसा करते हैं, ये रिश्ता करने को हम तैयार हैं। मैं आपका भरोसा टूटने भी नहीं दूंगी। रही शब्बीर की बात, तो मुझसे जो भी मदद होगी वो मैं करूंगी, और शब्बीर के लिए अगर मुझे भागदौड़ भी करनी पड़ी तो मैं वो भी करूंगी। ठीक है, हम इंतजार करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, चिंता मत करिए, शब्बीर का नाम एनआरसी लिस्ट में आ जाएगा। अच्छा जी, मैं चलती हूँ, नमस्ते। नमस्कार जी। अब तो इत्मीनान हो गया। अरे तन्ने पानी क्यों बंद कर दिया? अभी तो मैं 2 भैंस और नहलाऊंगी। आपने ऐसे पानी चला के छोड़ रखा है। आप पानी की कितनी बर्बादी कर रही हैं, आपको पता है? दिन प्रतिदिन पानी का लेवल नीचा गिरता जा रहा है। अगर हम ऐसे ही पानी की बर्बादी करते रहे ना, तो एक दिन हमें पीने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा। तो क्या मैं भैंस भी न नहलाऊं? मैं भैंस नहलाने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि हमें पानी की बचत करनी चाहिए। अब देखिए,
जितने पानी में आप एक भैंस को नहला रही हैं, उतने सारे पानी में आप अपने सारे जानवरों को नहला सकती हैं और उससे आपके पानी की बचत होगी, बिजली की बचत होगी और आपका बिजली का बिल भी कम आएगा और आपका पैसा भी बचेगा। कह तो तू ठीक रही है, पर इतना टाइम ना है मेरे पास। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आप ये भी तो देखिए आप कितनी बचत कर रही हैं और आने वाले समय में आप अपने बच्चों को एक बहुत बड़ी समस्या से बचा भी सकती हैं। और अगर ऐसे ही हम पानी बर्बाद करते रहे ना, तो एक दिन हमारे पास टाइम तो बहुत होगा लेकिन पानी बिल्कुल भी नहीं होगा। यू ठीक कह रही विकास की बहू। हम तो नवावे ना आज के बाद समर से मिलते भैंस। मैं तो कह दूंगी अपनी बहू से बाल्टी लेकर पोछा लगावे। चलो ठीक है, फिर मैं भी ऐसे ही करूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सब लोग ऐसा करेंगे ना, तो कल को आपके बच्चे, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार भी ये सब करने के लिए प्रेरित होंगे। अच्छा, राम राम जी। राम राम। अरे नवाबजादे तो अभी तैयार भी ना हुए हैं भाई। वो जिलाधिकारी के पास जाना है, कागज दिखाने हैं, वो एनआरसी में नाम भी तो आना है। क्या आप तार रखे सुबेरी? नाम ही तो है, नाम चढ़ जाएगा। हाँ, नाम ही तो चढ़ जाएगा और नाम उस लिस्ट में ना है ना, ब्याह तो तेरा टूट ही गया, आगे भी निकाह ना होने का कहीं। सारी आफत मेरे पे आ रही है। अरे मुझे कुछ ना पता, एक काम कर ले, तैयार हो जा जल्दी नहा धो के और जिलाधिकारी कार्यालय में चलना, समझ गया? हाँ भाई, क्यों किलसावे है तेरे अब्बू को? आजकल वैसे ही वो बहुत परेशानी में चल रहे हैं। मन्ने के कह दी, अब ब्याह मेरा ना हो रहा, उनका दिमाग वैसी खुनकार हो रहा। वैसे देश में जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, निकाह ना ही हो तो अच्छा है। ओ मैम साहब रुक जा, हमें पता था ना इंटर पास कर रखी है, जनसंख्या के भाषण मत दे, हम नहीं पढ़ रखी है। वो देवर जी क्यों चिंता करे जा रहे हो जाएगा आपका निकाह, क्यों मरे जा रहे हो? अरे ले ले जो लेना है, यहाँ क्यों मगज मार रही है? तुम दोनों भाभी देवर जब देखो लड़ते रहो, यो नहीं के कभी प्यार से भी बात कर ले। इसे देख के प्यार तो आसपास भी ना आता, खून में आग और लग जा मेरे। तुझे देख के मुझे थोड़ी ना संगीत बजे है। तू चली जा यहाँ से, दिमाग मेरा वैसी ठीक ना। चल बेटी तू आजा भीतर को, यो तो ऐसे ही करता रहे जब देखो। कब नंबर आवेगा? 6 घंटे हो गए खड़े खड़े, सरकारी नौकरी है ना, मजे ले रहे होंगे अंदर। अरे तू चुपचाप खड़ा रहे, कान खोल के सुन ले, अगर तेने कोई गड़बड़ कर दी ना, तेरी खाल में गुस्सा भरवा दूंगा। अब क्या कर दिया मन ने? तेने क्या कर दिया? कुछ छोड़ रखी कसर तेने? अंदर चुपचाप खड़ा रहिए, अगर तेने कोई बदतमीजी कर दी ना, खेल बिगड़ गया, फिर देख लिए। उनके कौन से मैं कागज फाड़ रहा हूँ? हाँ और क्या करेगा तू? कागज फाड़ रहा हूँ। आई ना तेरी माँ यहाँ बताती बात तुझे भी, ज्यादा अगर चू चपट कर दी ना भाई, मेरा हाथ यहीं उठ जाएगा, ध्यान कर ले। हाँ खड़ा हूँ। मैं तो ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। गौरव, अरे चल भाई चल, तेरा नंबर आ लिया। मुझे तो हर मिनट पे नुकसान हो रहा है, मुझे तो स्पेशल टाइम दिया था। विशाल आगे न खड़ा हो जाओ। अरे यार मुझे गाड़ी लेकर शामली भी जाना था। अरे आराम से खड़े रहो। चले जा फिर। मुस्तकीम, चल भाई तेरा नाम आ गया। हेलो। अरे भैया लाइन में लग रहा हूँ यार, पिछले 4 घंटे से दुखी कर रखा हूँ। अरे मर जा साले, दूंगा एक। हाँ 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 हाँ, अरे एनआरसी के चक्कर में आया था थोड़ा ये। अरे सीधा खड़ा हो जाना परेगू, रैप्टर मार के यहीं काट दूंगा तने। तू बताइए मुझे। बोल बिला कुवत, अरे मान जाओ, बांग्लादेश ही जाओगे क्या तुम? कर रहा है मेरा। अरे तेरी ऐसी की तैसी छोड़। अरे मेरे कच्चाटे के तुम ना, अरे मैं मान जाओ। अरे मैं वैसे एनआरसी के चक्कर में परेशान हूँ। एनआरसी में नाम ना रहा तारा, बांग्लादेश भेजे जाओगे तुम, पाकिस्तान भेजे जाओगे। अरे मैं लाइन में लगा हूँ। अरे रुक जाओ, मेरा नंबर तो आ नहीं रहा। अरे खुदा के बंदो समझो। सबीर चल। सालों ने 4 घंटे से लाइन में खड़ा हुआ हूँ। हुजूर आदाब। हुजूर बड़ी परेशानी में है, वो हमारे एनआरसी के कागज दिखवा लेते हुजूर। अच्छा नाम बताइए। शब्बीर, जिला बागपत। जितना पूछा जाए उतना जवाब दिया करो, वरना आप लोग जा सकते हैं, बहुत लोग लाइन में खड़े हैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। हुजूर बच्चा है, माफ कर दीजिए हुजूर। समझा दो इसे, जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। अगर एनआरसी लिस्ट में नाम नहीं आया तो आगे चल के भारी परेशानी पड़ सकती है। लाओ चलो आईडी प्रूफ दो। हुजूर ये आधार कार्ड, ये ड्राइविंग लाइसेंस हुजूर, ये पैन कार्ड हुजूर। आधार कार्ड पैन कार्ड तो कोई भी बनवा लेता है,
जन्म सर्टिफिकेट दिखाइए। जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लाए हुजूर? वो तो हमारे गांव में बनते ही नहीं थे। सभी सरकारी अस्पतालों में जन्म सर्टिफिकेट बनता है, चाहे शहर हो चाहे गांव हो। हुजूर हमारे टाइम पे तो ना बनते थे। जब तो एक दाई थी हमारे यहाँ, वही बच्चे पैदा कर देती थी। हुजूर कहूँ तो मैं उस दाई को नहीं बुलवा नहीं, दूं? उसकी गवाही नहीं चलेगी, वो झूठ बोल सकती है। नहीं हुजूर, सावित्री दाई ऐसी नहीं है। तो फिर इसके पढ़ाई लिखाई के सर्टिफिकेट लाके दिखाओ। अरे स्कूल के सर्टिफिकेट क्यों नहीं लाके देता? वो कहाँ है मेरे पे? क्यों, वे कहाँ गए? वो तो तुमने मैं इंटरव्यू को भेजा, मेरा बैग चुरा लिया। यह बात तो ना बताई तेने। मुझे लट पड़वाना तुम्हारे पे। आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ क्या करने आए हैं? जाइए कागज जल्दी बना के लाइए। आपके पास कुछ जमीन के कागज हो, खसरा नंबर हो, उन्हें लेकर करके आओ। सारे काम जल्दी निपटा लो, अब समय बहुत कम रह गया है। हुजूर माफ कर दीजिए, 1 हफ्ते के अंदर आपके पास वापस आ रहे। ठीक है, खुदा हाफिज। आ भाई। नेक्स्ट। अरे शब्बीर, ये हुआ तो अधिकारी धोरे गया, कोई बात बनी ना बनी? अरे स्कूल के सर्टिफिकेट से मांगे, तड़का चलेंगे स्कूल। आज तो एतवार है, बंद होगा, हो जाएगा काम सा। अरे काम तो हो जाएगा भाई शब्बीर, पर भैया की तो गड़बड़ हो ही गई। लोंडिया वाले नाटी है यार, यूं काम बहुत बुरा हुआ। अरे या कोई बात ना, यूं सब ठीक हो जाएगा। घर के बड़े बड़े में बात चल रही है, यूं मामला से निपट जानते। भाई देख, मुझे तो मुश्किल लगे। अरे कभी तो ढंग से बोल लिया कर। अरे यार इसमें ढंकी की बात है, जो सच है कह रहा। आधे तो मजा लेने को आ जा, यूं मामला ठंडा हो जाने दे। सबको देख लूंगा एक दौरे से। जब तेरा ब्याह टूटेगा ना, जब पता पड़ेगी यू एनआरसी हो के। ओए घना ना बोलिए ना, तेरी एनआरसी से पहले ही एनआरसी काट दूं तेरी मैं। देख ले तेरा कैसा लगी मिर्ची अब तेरे। इसका मूड खराब है, ये तो बोलने की तमीज भी भूल रहा आज। हाँ, तेरे में घड़ी तमीज लटक रही है। अरे यार ये तो ऐसी बोलेगा, एनआरसी के चक्कर में बावला हो गई। बावला आजा, नहीं तो यही ठोक दूंगा मैं। तेरा ससुरा आया चल के। अरे यार चल यार, यार तुम गद्दार आदमी हो, छोड़ दे। ये बेकार है, तुमने मेरी गाल धोखा कर दिया। मैं बिल्कुल नहीं जाने छोड़ दे। क्यों कर रहा है? गद्दार आदमी, छोड़। कितना बदल गया यार सब कुछ। हमारे टाइम पर तो झोपड़ी पड़ी थी। अरे यहाँ तो कोई जानकार भी ना लग रहा मुझे। जानकार दिखेगा कैसे? हमारे टाइम के मास्टर तो सुरख सुधार गए और हमारे गैल के बालकों के बालक हो लिए। एक हम ही रंडवे घूम रहे। साला तू तो रंडवाई ठीक है, देख रहा ब्याह के चक्कर में से क्या हाल हो रहा। रहने दे। ओ बालक, यहाँ सुन, तेरे प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ? यूं रही। अच्छा आओ। एनआरसी लिस्ट ने बढ़िया काम किया है। अब सारे विदेशी भागेंगे यहाँ से। आतंक मचा रखा है। गुरुजी अंदर आ जा। मैं जी हाँ, बताइए। रिजल्ट बनवाना है जी। तुम जैसों की वजह से तो बच्चे बिगड़ रहे हैं। पूरी साल पढ़ाई नहीं करते, साल के आखिर में रिजल्ट बनवाने आ जाते हो। थम जाओ मास्टर जी, तुम तो कतई रेल हो रहे हो। हम बालकों का रिजल्ट लेना है, हम तो अपना रिजल्ट बनवाना है। अब पढ़ने की उम्र कहाँ है तुम्हारी? पहली बात तो पढ़ने की कोई उम्र ना होती, और दूसरी बात हम पढ़ने ना आए, हम अपना पुराना रिजल्ट लेना आए। बिना रिकॉर्ड देखे कैसे रिजल्ट बना दूं? हमें तो ये भी नहीं पता कि आप यहाँ से पढ़ के गए हो। जी मैं शब्बीर हूँ, 2003-2005 में यही पढ़ा। मैं 11वीं 12वीं मन ने यही करी है जी। अब इतना पुराना रिकॉर्ड कहाँ से ढूंढूं मैं? क्या जरूरत पड़ गई अब आपको? एनआरसी लिस्ट में मेरा नाम ना आया, मेरे पुराने कागज खो गए हैं जी, इसलिए मैं पुराने कागजों का रिकॉर्ड लेना आया हूँ जी। 10वीं 12वीं का रिजल्ट नहीं मिलता यहाँ। कोई बात ना मास्टर जी, 9वीं का और 11वीं का दे दो, और वो भी ना हो तो हाजिरी का रिकॉर्ड दे दो, उसमें मेरा काम चल जाएगा। हमारे यहाँ कंप्यूटर नहीं है, इतना पुराना रिकॉर्ड ढूंढने में समय लगेगा। आप एप्लीकेशन दे जाओ, 1 सप्ताह के बाद आप आ जाना। इतना टाइम कहाँ जी हमारे पास, अधिकारी को कागज देने हैं। और ये ऐसा कैसे हो जाएगी? इन कागजों की वजह से तो इसका निकाल का हुआ। और जी ऐसे लोगों ने तो यहाँ आबादी फैला रखी है। यो सही कह रहा जी। एप्लीकेशन दो और जाओ यहाँ से। जी चले तो हम जाएंगे, पर हम एप्लीकेशन लिख के दे रहे हैं, हमारे कागजों का ध्यान से रखियो। और ध्यान रखियो मास्टर जी, ज्यादा जल्दी भी ना कर दियो जिसका काम। देखा आप लोगों ने, ये सरकार हमें इस देश से बाहर निकालने के लिए क्या क्या हथकंडे अपना रही है। हम सबको एक होना होगा, वरना हमें ये मुल्क छोड़ के जाना होगा। सही कह रहे हो जनाब, हम तो बांग्लादेशी थे, वहाँ हमारे काम धंधे नहीं चल रहे थे, इसलिए यहाँ आना पड़ा। हमारे तो सारे काम धंधे ही बंद हो जाएंगे। हम जो अपना सामान इधर से उधर ले जाके जो अपना व्यापार करते थे, सारा कुछ बंद हो जाएगा। जनाब 1971 के बाद हमारे बाप दादा यहाँ आ गए थे,
अब हमारी तो सरकारी नौकरी है, हम कैसे चले जाएंगे? है भाई, मैंने एक बात सुनी है, सरताज के लड़के शब्बीर का नाम एनआरसी लिस्ट से गायब है। हमें इस बात का फायदा उठाना है। हम इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों में उछालकर अपने आप को बचा सकते हैं। सही कह रहे हो जनाब। अगर सरकार एक के बाद एक नया कानून बनाती रही तो हमारा तो यहाँ रहना नामुमकिन है। एक काम करो, ऐसे जितने भी लोग हैं उन्हें समाज में चारों तरफ फैला दो और एनआरसी और सरकार के खिलाफ खूब भड़काओ। इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। अरे अस्सलाम वालेकुम। आओ अजमल भाईजान। वालेकुम सलाम। सरताज भाई कैसे हो? अल्लाह का फजल है, सब बेहतरीन। आप बताओ। सरताज मियाँ, मैंने सुना तुम्हारे लड़के का रिश्ता टूट गया। एनआरसी लिस्ट में नाम न होने के कारण लड़की वालों ने निकाह को मना कर दी। अरे अजमल भाई, ऐसी बात नहीं है, उनसे बात हो गई है। जैसे ही इसका नाम एनआरसी में आ जाएगा, निकाह हो जाएगा। सरकार हम मुसलमानों के खिलाफ बड़े बड़े फैसले ले रही है। देख लो, एनआरसी लिस्ट में मुसलमानों के नाम गायब है। ऐसी बात नहीं है, ये हुकूमत सबको बराबर देख रही है। हमारे पड़ोस में रहने वाले राम प्रसाद पंडित जी का नाम भी लिस्ट में नहीं है। सरकार उनके फेवर की बात कर रही है और मुसलमानों के खिलाफ नए नए कानून ला रही है। अगर हम सब इकट्ठा न हुए ना तो एक दिन इस मुल्क से उठाकर बाहर फेंक दिए जाएंगे। ऐसा कुछ ना होवे, हमारे बाप दादों की जमीन है यहाँ। और जैसे हमारे हिंदुओं के नाम नहीं है, ऐसी हमारे मुसलमानों के नाम नहीं है। मैंने तो सुना तुम्हारे स्कूल वाले भी तुम्हें सर्टिफिकेट देने से नाट गए। सबके दे रहे, मुसलमानों के क्यों न दे रहे? ना ना, 1 हफ्ते का टाइम मांगा है। पुराने कागजात है, कोई दिक्कत ना। मुझे तो लगता ना वे कागजात इतनी आसानी से दे देंगे। वे कुछ न कुछ ऐसी अड़चन जरूर लाएंगे जिससे कि तुम्हारे कागज तुम्हें ना मिल पाए। मेरी बात मान जाओ, सब एक हो जाओ, एनआरसी और बाकी कानूनों का विरोध करो, जिससे सरकार में अफरा तफरी मच जावे और सरकार एनआरसी और कानूनों को लागू ना कर पावे। हाँ भाई, खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब तक हम इसका विरोध न करेंगे ना, ये लोग हमें ऐसे दबाते रहेंगे। देखो, आज ना तो कल तुम्हें मेरी बात माननी तो जरूर पड़ेगी। ये सरकार हमारे विरोध की है, ये हमारे पक्ष की बिल्कुल बात नहीं कर रही। अच्छा जी। अच्छा जी। कुछ आई समझ में बात? मेरी ना आई। तू सही कह रहा है के जग्गा? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ विकास भाई। मेरी आंखों देखी कानों सुनी है। अजमल लोगों को भड़का रहा और यहाँ तक कि उसने बहुत लोग अपने साथ भी मिला लिए। अरे यार, मैंने भी सुना कि कुछ नेता भी उनका साथ दे रहे हैं। हाँ। अरे भाई, इन्हें चार नेताओं को वोट, इन्हें देश की तरक्की से कोई मतलब नहीं। देश से भाड़ में जाओ। वोट के साथ माल भी चाहिए। अबे विकास, जो तू कहता मैं अजमल को ना ठोक दूं। अरे यार, पहले यह बात पक्की तो कर लो कि यह बात ठीक है। पहले मुझे लग रहा था किरण सब संभाल लेगी, पर अब लग रहा है भाई हमें उसका साथ देना पड़ेगा। हमें सब इकट्ठा होना पड़ेगा, नहीं तो काम का माहौल बिगड़ने लग रहा है। माहौल तो बिगड़ गया भाई। अरे तो कोई बात नहीं, हम सुधारना भी जाने। तुम्हें पता ही है, अब मैं सुधारने का एक्सपर्ट हूँ। हाँ। अरे विकास, तुझसे कुछ कह के गया है? हाँ, मेरे से तो हर जगह को बता के जाओ कहाँ जा रहा। ले वो आ लिया, बूझ लो। विकास, कहाँ तू? कूलर वाले खेत की जुताई होनी है और अब शाम होने को आई। हाँ, इसे बड़ा देखा कभी कुछ काम करते हुए। हमारी बात तो सुनता ना, जो बहू क्या उसी की बात सुने है सब। मेरी माँ भी ऐसी कह रही। तुम्हारे जमाने पुराने थे, अब तो करते भी गुजारे ना हो रहे। अच्छा ठीक है, जो कहना कह ले। ठीक है, कोई ना रोक। बता भाई, बता कहाँ तू? गांव में एनआरसी का बड़ा रोड़ा हो रहा है और यू अजमल तो ज्यादा ही पाँ काट रहा है। मुझे लग रहा है प्रधानी में खड़ा होगा। हाँ, मैंने भी गांव की औरतों के मुंह से सुना है कि एनआरसी को लेकर के बहुत ज्यादा भड़काया जा रहा है। अगर यही सब कुछ होता रहा ना तो देश का तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुझे भी गांव वाले मिले और यूं कह रहे कि एनआरसी का समर्थन करना। और भैया मैंने तो कह दिया, यूं है सरकार का काम, सरकार जाने। नहीं पिताजी, ये सिर्फ सरकार का मामला नहीं है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। हमें लोगों को समझाना होगा। अगर हम ऐसे ही चुपचाप रहे ना तो अजमल जैसे लोग कामयाब हो जाएंगे और हमारा देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। तू सही कह रही है बहू, हमें सरकार के साथ रहना चाहिए। मैं तो बहू के साथ हूँ। हाँ, बहू के साथ रह ले। चौक की प्रधान नहीं आ रही थी, वह तो लीन आ गई। हाँ हाँ, होली प्रधानी, अब खाना खा लो आके। देखो, लोगों को मैंने धीरे धीरे कितना भड़काया। जो लोग पाकिस्तानी और बांग्लादेशी भी है ना, वो भी अब एनआरसी के खिलाफ हमारा साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो खान साहब, हम भी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और घर घर जाकर लोगों को एनआरसी के खिलाफ भड़का रहे हैं। बिल्कुल ठीक काम कर रहे हो तुम। अभी सरकार ने एक कानून और नया निकाला है, CAA। उसके खिलाफ भी हमें माहौल तैयार करना है।
जनाब ये सीएए का कानून है क्या? अरे ये सरकार कहती है जितने भी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी आए हैं, सरकार उन्हें तो नागरिकता दे देगी पर मुसलमानों को न देने की है। जनाब अजमल साहब, इससे तो कोई हमें परेशानी है नहीं, बस सिर्फ एनआरसी से दिक्कत है। अरे तुम समझ न रहे अब भी बिल्कुल भी। यू सरकार हमारे साथ कितना बड़ा भेदभाव कर रही है। एनआरसी से छूटे हुए जितने भी हिंदू और अन्य हैं, सरकार उन्हें तो नागरिकता दे देगी पर मुसलमानों को न देने की है। हम फिर क्या करें अजमल साहब? इस कानून ने तो हमारा काम और भी आसान कर दिया है। अब हम सीएए को लेकर भी लोगों को अपने साथ खड़ा कर सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो जनाब। और सीएए के साथ साथ सरकार ने एनपीआर भी एक लागू कर दिया है कानून। जनाब अभी वो एनपीआर क्या है? एनपीआर का मतलब है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। भारतीय सरकार द्वारा इसमें सभी नागरिकों को सूचीबद्ध किया जाएगा, चाहे वे हिंदुस्तान का रहने वाला हो चाहे ना हो। में भी हमें कोई दिक्कत है? दिक्कत, बहुत बड़ी दिक्कत। और जो यूँ कामयाब हो गया ना तो सरकार को यूँ पता पड़ जाएगा कि कौन इस देश का नागरिक है कौन ना है, और जो इस देश का नागरिक ना उसके लिए तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। अजमल साहब फिर तो हमारे जैसे को भी दिक्कत हो जाएगी। हम तो बांग्लादेश से आए हैं, फिर हमें तो ये देश छोड़कर जाना ही पड़ेगा। जब भी तो कह रहा हूँ हम लोगों को एक साथ तेजी से इकट्ठा होना पड़ेगा, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ जाए। तो आप ही बताओ ना क्या करें। अब तुम लोग जैसा मैं कहूँ वैसा करते चले जाओ। शब्बीर वाले मामले को भड़काने के लिए मैंने प्रिंसिपल का तबादला करवा दिया, और जो नया प्रिंसिपल आया ना तुम लोग शब्बीर के खिलाफ उसे भड़काओ ताकि वो उसके कागज न दे सके, है ना, और कुछ पैसे भी दिए इस प्रिंसिपल को, ठीक है। अब इस मामले को लेकर मैं लोगों को भड़काता हूँ, तुम लोग अपने काम में लग जाओ। जी जनाब। बहू अपने पिताजी को चाय ला दे। लाई माँ जी। बहुत बुरा टाइम आया, पैसे के चक्कर में दुनिया हो रही। अरे क्या हो गया भाई? होता के वो सतवा की बहन की जो सगाई हुई थी वे अब ब्याह को मना कर रहे हैं। अरे ऐसे क्या हो गया जो मना कर रहे हैं? होता के पैसा मांग रहे हैं, और पैसा भी मोटा मांग रहे हैं। अब उसके धोरे बेचारे के थोड़ा पैसा धरा है। लेकिन दहेज मांगना तो कानूनी अपराध है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? दहेज मांगना कानूनी अपराध है, ये सब किताबी बातें। वैसे सब ले में बता कौन ना लेता। बुरा हाल है भैया इस दुनिया का भी। हाँ बुरा हाल ही हो रहा है। अब सतवा का देख, अब वे लड़के वाले बैठे हैं और बिचौलिया बैठा है। अपने हो रहा मामला खराब। भाई इस गांव में सबके ब्याह टूटने लग रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। और इसने तो बेचारे ने जो सगाई में पैसा लगाया वो भी बेकार जाता दिखे। माँ जी मैं जरा सतवा भैया के घर जा रही हूँ। ओ मैरिज ब्यूरो, तू रहनी दे, उनका अपना मामला वे आपस में सुलझा लेंगे। वे दहेज मांग रहे हैं, तू देवगी दहेज, कर लेंगे वे अपने आप। देखिए दहेज एक सामाजिक बुराई के साथ साथ कानूनी अपराध भी है। अरे ये सब चीज तो हैं, पर क्या करें। चल तू चली जा, पर जावे तो उन्हें इतनी धारा बताइए वे धारा सुन सुन के घबरा जावे और ब्याह हो जावे। भाई तेरा भी कमाल है। इसका नाम जो है ना किरण की जगह धारा देवी होना चाहिए। अरे भैया जान दे इस बहू को, मत रोक के। न जाने इसके जाने से उनका काम हो जावे, इसमें क्या बुराई है? जान दे जान। अब मैं ना जान दूं जब क्या रुक रही है तो जाओगी, जा चली जा। हाँ हो जावे इस बहाने काम किसी का। ऐसी बहू भगवान सब देवे जैसी मुझे मिली है। नमस्ते जी। नमस्ते जी। आओ किरण भाभी बैठो। किरण भाभी कैसे आना हुआ? मैंने सुना है कि आप सुमन दीदी का रिश्ता कर रहे हैं और ये लोग दहेज के लिए रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हैं। किरण भाभी जब भाग्य में ऐसा लिखा तो किसी का क्या दोष? इसमें भाग्य को दोष मत दीजिए। आप तो बहुत किस्मत वाले हैं कि आप सुमन दीदी के भाई हैं।
मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो बहुत अच्छी लड़की हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत होशियार हैं। वो जिस घर में भी जाएंगी ना, वहाँ का भाग्य ही बदल देंगी। अब इसका भी क्या फायदा जब इनके पास कुछ देने के लिए नियत में है ही नहीं। मैंने बड़ी मुश्किल से रिश्ता करवाया था, अब आप खुद ही देख लो ये कुछ दे ही ना रहे। हाँ जी, दिल्ली पुलिस में है दरोगा हमारा लड़का। देखो जी, सुनो मेरी बात। और कई जगह तो रिश्ते वाले आए थे, पहले तो कहते ये कर देंगे वो कर देंगे, अब ना गाड़ी दे रहे ना नगद दे रहे। आपका लड़का दिल्ली पुलिस में है, तो क्या आप कानून नहीं जानते? आपका लड़का कानून का रक्षक है और आप यहाँ बैठ के दहेज मांग रहे हैं। आपको पता भी है दहेज मांगना कितना बड़ा कानूनी अपराध है? जी हम तो न मांगने के, हम जा रहे हैं। एक तो आप हमें कानून का पाठ पढ़ा रही हो, एक हमें कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, बेशक ये आपका अधिकार है, आप शादी करें या ना करें, लेकिन शादी के लिए आप दहेज की मांग नहीं कर सकते। आपको इसके लिए सजा भी हो सकती है। ये आप कैसी बात कर रही है? अभी तो शादी हुई भी नहीं है, आपने पहले ही सजा दिलाने की बात कर दी। सगाई आप लोग कर चुके, कल बारात भी आ जाएगी और आज आप लोग यहाँ पे बैठ के दहेज की मांग कर रहे हैं। लड़की वालों का जो खर्चा होना था वो तो हो लिया, हलवाई लग गए हैं, खरीदारी हो गई है, कार्ड बढ़ गए हैं, और आप कह रहे हैं शादी अभी तक हुई नहीं। क्या गले में मंगलसूत्र डालना और फेरे लेना ही शादी होती है? अब इसमें हम क्या करें जब ये कुछ दे ही ना रहे? दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही कानूनी अपराध हैं। अगर ये आपके खिलाफ रिपोर्ट कर देना तो आपको तो जेल होगी होगी और आपके लड़के की नौकरी जाएगी वो अलग। अरे इसमें रिपोर्ट की क्या बात है? ये तो हमारा आपस का मामला नहीं। दहेज मांगना आपका आपसी मामला नहीं है। दहेज उत्पीड़न के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत दहेज मांगने वाला पति या उसके रिश्तेदार अगर किसी भी संपत्ति की मांग करते हैं या किसी भी पैसे की मांग करते हैं तो उसको कम से कम 3 साल की जेल है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। सतुआ जी, आप चुपचाप बैठे, ये हमें जेल भेजने की बात कर रही है, आप भी तो कुछ बोलो। पहले तो आपने इनको चुप करा दिया इतना सारा दहेज मांगकर, और अब आपको इनका समर्थन भी चाहिए। आप मुझे ये बताइए, आप लोग ये शादी करेंगे या नहीं, या फिर मैं आप लोगों की रिपोर्ट पुलिस में करूं? किरण भाभी, रहने दो शादी के लिए। जब ये शादी के लिए ना बोल रहे हैं, हो सकता है सुमन को बाद में दिक्कत हो। आप तो जबरदस्ती कर रही हैं हमारे साथ। अगर सुमन दीदी को शादी के बाद इन लोगों ने परेशान किया या दहेज मांगा तो आप मुझे बताना, मैं इन लोगों को जेल भिजवाऊंगा। और हाँ जी, आप मुझे ये बताइए, आप ये शादी करेंगे या नहीं? आप दहेज दो ना दो वो आपकी मर्जी है। वैसे तो आपकी बिटिया की शान इसमें बढ़ रहेगी। वैसे तो सुमन बिटिया हमें वैसे भी पसंद है। जी बिल्कुल सही बात है। सुमन बिटिया वहाँ रहेगी, नौकरी करेगी, अपना सामान खुद ले लेगी। ये तो आपस की बात थी, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना एहसान किया और आपने जो मेरा मान सम्मान रखा। देखिए, आप लोग ये मत सोचिए कि जेल जाने की डर से आप इस शादी को कर रहे हैं, बल्कि आप लोग ये सोचिए कि इस शादी से 2 परिवार एक हो रहे हैं। और सुमन दीदी बहुत अच्छी है, वो आप सबका बहुत ख्याल रखेंगी, आपकी बहुत सेवा करेंगी। हाँ जी, शादी होने के बाद सुमन बिटिया को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जैसे इस घर की बेटी वैसे हमारी बेटी। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से दोनों परिवार की खुशियाँ हमेशा बरकरार रहेंगी। अच्छा सतवा भैया, मैं चलती हूँ। राम राम। आपको भी राम राम। राम राम। किरण भाभी राम राम, आपने मेरी इज्जत रख ली, वरना मैं तो बर्बाद हो गया था। ऐसी कोई बात नहीं है, बात करने से ही तो हर चीज का हल निकलता है। मैं चलती हूँ। राम राम। राम राम। हाँ भाई, तू तो नहीं कह रहा सरताज चाचा भी आओगे? अरे उनका दिमाग वैसी भ्रष्ट है, इस मारे न लाया मैं उन्हें। पता नहीं बुड्ढा आज भी काम करेगा कि ना करेगा। आज उसने काम ना करा ना, कब्रिस्तान पहुंचा दूंगा उसे मैं। ना भाई ना, इतना गुस्सा ठीक नहीं है, आराम से काम लेंगे। नमस्ते जी। नमस्कार जी, बताइए क्या काम है आपको? जी मुझे प्रिंसिपल साहब से मिलना है जी। मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ, बताइए। प्रिंसिपल तो प्रदीप शर्मा जी थे। उनका 3 दिन पहले यहाँ से ट्रांसफर हो गया, अब मैं यहाँ का प्रिंसिपल। देखिए जी, बात ऐसी है, मैं 1 हफ्ते पहले आया था और मैं अपने डॉक्यूमेंट के लिए आया था। कहा कि मुझे रिजल्ट और हाजिर का रिकॉर्ड चाहिए था, वो मुझे दे दो आप। यहाँ तुम्हारा कोई रिकॉर्ड मुझे नहीं मिला, मैंने सब कुछ चेक करा लिया है। जी मुझे तो घना अर्जेंट है, 1 हफ्ता हो गया मुझे ऐसी भगते भगते। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, चलो यहाँ से। अब बाब नहीं होने का इसका निकाह, यूँ तो रंडवाई रहता दिखे है। भाई ऐसा है, जो होना तो हो गया। अब तो तू ऐसा कर, बोरिया बिस्तर बांध और चलने की तैयारी कर। भाई तू सब्बीर भाई को नू नहीं कह सकता। निकल ले।
आया बेटा रिजल्ट लेने वाला। अरे क्या बात हुई, मिल गए कागज? हाँ मिल गई तत्काल, तुम्हें मिले नहीं तुम भी ले लो। अरे तू कैसे बात कर रहा अपने अब्बू से? अरे क्या बात हो गई? कागज ना मिले। कागज ना मिले? क्यों, क्या हुआ? नया प्रिंसिपल आया, पुराना प्रिंसिपल बदल गया, उसने कह दिया हमारे पास पुराना रिकॉर्ड। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? हम तो सोचे थे इसके कागज मिल जाएंगे तो बात बन जाएगी। अल्लाह पे भरोसा रख, वो जो कुछ करेगा ठीक करेगा। एक तो हमने कागज अच्छी तरह से कहीं रखे ना है, यहीं कहीं कागज होंगे, हमने ढूंढे भी कहाँ हैं ढंग से। मेरा तो ऐसा जी कर रहा इस प्रिंसिपल का गला दबा दूं। एक तो एनआरसी का ऐसा डंडा उठा दिया सरकार ने, अब इतने पुराने कागज कहाँ से लाऊं? गलती तो हमारी है जो अपने कागज हम संभाल के भी नहीं रख सकते, और जरूरत पड़ रही है तो हम मारे मारे फिर रहे हैं। चलो एक काम करो, इन कागज को ढूंढवाओ। देख कहाँ रखवा रखे हैं, कहीं तो होंगे ही। देख इनके को क्या है इसमें यू? ये मोबाइल के डब्बे रखे रखो बस। बस इनके होंगे लड़ता फिर कर, कागज भी ढंग से नहीं रख सकता। लापरवाही की भी हद है, कागज पत्तर बिना रखे जाते हैं। सब्बीर, सब्बीर बेटा, यो देख, यो पेपर तो ना तेरा। अरे देखिए क्या मिल गया तेरी माँ को। ये फाइल में मिला है तेरा पेपर, यो तो ना है। अरे है तो ये मेरे ही, पर ये तो चूहे ने कुतर रखे हैं, इसमें तो डेट ऑफ बर्थ भी आधी लिख रही है। अब क्या होगा? अरे तू एक काम कर ले, उसके विकास की बहू के पास चला जा, वही कोई रास्ता बतावेगी, उससे मिल ले। ठीक कह रहे तेरे अब्बू, विकास की बहू के दौरे चला जा। चल मैं जाता हूँ कागज लेकर, पर मुझे ना लग रहा है इनका कोई फायदा। घर में चूहे पाड़ रखे तेने, कई बार कहा चूहे मारने की दवाई डाल ले। ताई राम राम। राम राम बेटा, राम राम, बैठ। तेरे रिश्ते की बात चल रही थी, कैसे रही? ताई उसी के चक्कर में तो भागम भागूं। अरे यू कौन सी योजना निकाली है सरकार ने? बनारसी बनारसी। ताई बनारसी ना, यही तो एनआरसी है। अरे तो विकास के पिताजी नु ही कह रहे हैं, अब हमें भी लाइन में लगना पड़ेगा। हाँ। अरे सब्बीर कैसे आया तू? भाभी से मिलना, उन्हें कागज दिखाने। अच्छा अच्छा, आजा, चल वो तो कुछ काम कर रही है, वहीं चल रहे हैं भीतर। हाँ मिलवा दे जा। अरे क्या कर रही है? यू सब्बीर आया है। भाभी राम राम। अरे राम राम शब्बीर भाई, बैठिए। अच्छा, इससे बड़ी हंस के राम राम हुई, मारते ना राम राम करती कदी तू न्यू हंस के। और भाई मेरा और भाभी का मामला, तू बीच में ना आवे। हाँ, देवर भाभी का प्यार ही अलग होता है। अच्छा चलो तो कर लो भाई, जो बात तुम्हें करनी है, हम बीच में ना आ रहे। भाभी स्कूल में तो कागज मिले ना, न्यू प्रिंसिपल आया, मैंने कागज ढूंढे तो 10वीं के मिल गए, पर वो चूहे ने कतर रखे। पर एक बार तुम देख लेती। शब्बीर भाई कागज तो ठीक है। अच्छा, इसमें आपका नाम कटा हुआ है, आपका नाम है शब्बीर अहमद, इसमें सिर्फ शब्बीर लिखा हुआ है। और ये आपकी जो जन्म तिथि लिखी हुई है ना इसमें, और भैया ये भी अंकों में कटी हुई है, और शब्दों में ठीक है, कहीं पे कटी है, लेकिन हाँ अगर हम मिला के पढ़ते हैं ना भैया तो आपकी जन्म तिथि भी ठीक है। और इसमें भैया आपके सर्टिफिकेट का जो सीरियल नंबर है ना वो भी ठीक है। भैया मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं आएगी, आप ये कागज ले जाइए, जाके जमा कर दीजिए। ठीक है भाई, ले दे दिए उसे, और कह दिए चश्मा लगा के देख ले। वे साले ने ड्रामा बना रखा बेवजह। इन कागजन ने इतने परेशान कर दिए जो आज तक किसी के पैर न पड़े जितने अब पढ़ने पड़ रहे हैं। शब्बीर भाई, आपको आज पता चला पढ़ाई का कितना महत्व है। अगर आपने पढ़ लिया होता तो आज आपको इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। और देखिए आज आप जितने परेशान हो रहे हैं ना, कम से कम आप अपनी चीजों को संभाल कर तो रखते। और वैसे भी सरकार सरकारी प्राइमरी स्कूल में कितनी सुविधाएं दे रही है, बच्चों को कपड़े दिए जाते हैं, खाना दिया जाता है, और बहुत सारी सुविधाएं दे रही है। ठीक कह रही हो भाभी आप। अरे ठीक के वो क्या करें, बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। हाँ। आप रहने दो, आप तो बात ही मत करो, मुझे पता है आपकी पढ़ाई का क्या हाल है।
अरे हम कैसे ही पढ़े हों, पर हम बहुत तो पढ़ी लिखी ले आए हैं जो सारी धारा जाने, समझ गई ना? बात भी ठीक कह रही है विकास भाई। अभी देख लो, रहमान अपनी घरवाली को लेकर बाहर खड़ा हुआ था, बोल रहा था 3 तलाक देने। भैया ये आप क्या कह रहे हो? वो ऐसे कैसे 3 तलाक दे सकते हैं? क्या उन्हें नहीं पता 3 तलाक देने में जेल भी हो सकती है? भाभी तुम ठीक कह रही हो, पर यहाँ मानता कौन है? गांव में कोई पता नहीं। अगर उन्हें नहीं पता तो उन्हें मुझे जाके ये बात बतानी पड़ेगी और शायद समझानी भी पड़ेगी। हाँ मैं तो समझ गया, हमारे घर में तो मैरिज ब्यूरो खुले ही खुले। तू ऐसा कर, तू विजिटिंग कार्ड छपवा ले। किसी का ब्याह होता हो, किसी का तलाक हो रहा हो तो आके धारा देवी से मतलब किरण देवी से संपर्क करें। आपको मजाक सूझ रही है? और वहाँ किसी की जिंदगी का सवाल है। मैं जा रही हूँ, जाके उनको समझाती हूँ। अरे भैया सबीर, तू इसकी गैल चला जा। थारा धार्मिक मामला है, कोई और महाभारत ना हो जावे। ठीक है मैं जाता हूँ। तेरी बहुत जबान जलती है। आज देखूंगा तेरी हिमायत लेने कौन आता है। कंगाल घर के तेरे बाप ने तो कुछ दिया नहीं और बांध दी मेरे पल्ले। आज तो मैं तुझे 3 तलाक देकर ही रहूंगा और दूसरी बीवी लाऊंगा। अल्लाह के लिए हमें मत निकालिए। मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा इस घर के अलावा कोई और ठिकाना भी तो नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता, तू निकल यहाँ से। मैं तो केवल यहाँ सब गाँव वालों के इकट्ठा होने का इंतजार कर रहा हूँ ताकि सबके सामने तुझे आप ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। आपको पता भी है 3 तलाक गैर कानूनी हो गया है। इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। तुम होती कौन हो हमारे घर के मामले में बोलने वाली? तुम नहीं जानती, ये हमारी बिरादरी का मामला है। ना तो ये आपके घर का मामला है और ना ही ये आपकी बिरादरी का मामला है। ये मामला है एक औरत के हक का और उसके साथ हो रही नाइंसाफी का। यू हमारी बिरादरी का मामला, और तुम इसमें दखल ना दो तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। वैसे ही सरकार हम पे बहुत दबाव बना रही है और ये 3 तलाक का नया कानून लाकर हमारी शरीयत में भी दखल दी जा रही है। ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया था कि 3 तलाक इस्लाम से जुड़ा हुआ नहीं है और दुनिया के कई देशों में 3 तलाक को गैर कानूनी भी बताया गया है। और वहाँ पर अगर कोई किसी को तलाक देता है ना तो उसके खिलाफ सीधे कानूनी कार्रवाई की जाती है। इसीलिए आप लोग इन लोगों को भड़काना बंद कीजिए, क्योंकि ये एक औरत के अधिकार का मामला है। ये आप गलत कर रही हैं। आप हमारे मामलों से दूर ही रहो। मैं तो आपके मामलों से दूर ही हूँ, लेकिन अगर किसी औरत के साथ नाइंसाफी होगी तो मैं चुप नहीं रहूंगी। और आप आयशा भाभी को बिल्कुल भी तलाक नहीं दे सकते। अगर आपने ऐसा किया ना तो मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी, क्योंकि महिला अधिकार संरक्षण 2019 के मुताबिक एक औरत को एक समय में 3 तलाक देना कानूनी अपराध है और तलाक देने वाले पति को पुलिस बिना वारंट भी अरेस्ट कर सकती है। अजमल साहब ये क्या कह रही है? आप अजमल साहब से बात मत कीजिए, आप मुझसे बात कीजिए। ये आपको कानून नहीं बताएंगे, कानून आपको मैं बताऊंगी। अध्यादेश 2019 की धारा 3 और 4 सहित IPS 498A, 307, 323 और 504 में आपके खिलाफ केस भी दर्ज हो सकता है। और हाँ, कम से कम आपको 3 साल की सजा भी हो सकती है। यह तो बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल सही बात। अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद आयशा भाभी आपके खिलाफ केस दर्ज ना करें, लेकिन मैं जरूर करूँगी। चलो ऐसा अंदर चलो। अब मैं तुम्हें 3 तलाक नहीं दूंगा। मैं तो केवल दूसरी बीवी लाने के लिए तुम्हें तलाक दे रहा था, क्योंकि 2 बीवियों का खर्चा मैं एक साथ नहीं उठा सकता। किरण भाभी ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं तुम्हें 3 तलाक नहीं दूंगा। चलो अंदर चलो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया किरण दीदी। अगर आप नहीं होती तो मैं आज दर दर की ठोकरें खा रही होती। आयशा भाभी, अगर इसके बाद भी रहमान भाई ने आपको कोई तकलीफ दी ना तो आप बेझिझक मेरे पास आ जाना। अब आप इनके घर के मामले में भी दखल दोगे? अरे छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो घर में होती ही रहे। अब आप मुसलमान को इस्लाम के तरीके से जीने सिखाओगे क्या? आप तो चुप ही रहिए। जब ये मुझे घर से निकाल रहे थे तो आप इनका साथ दे रहे थे। किरण भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। रहमान भाई, मैं आशा करती हूँ कि आप आयशा भाभी को अब कभी तकलीफ नहीं देंगे। किरण भाभी, कोई भी तकलीफ होगी तो मैं खड़ा हूँ, और ऐसी बात हुई तो खुद मैं जाकर तुम्हें खबर दूंगा। अच्छा जी, मैं चलती हूँ। आयशा अपना ध्यान रख। ठीक है दीदी। बहुत ज्यादा देर कर दी आप लोगों ने। अब ये यहाँ पर नहीं हो पाएगा। कैसी बात कर रहे हो साहब? बड़ी मुश्किल में तो कागज बने हैं, इन्हें पास कर दो साहब। कागजों का तो बहुत बुरा हाल है, चारों तरफ से कटे फटे हैं। साहब ये मुझसे न काट दिए, घर में कहीं भी चीज धर लो वहीं चले जाए मुझसे। अरे चुप हो जा, ज्यादा जबान ना चलावे। कागज तो तेरे पे ढंग से रखे ना जाते। आप बताओ साहब क्या करना है? भाई जहाँ पर लड़के का नाम लिखा है और जानकारियाँ सारी जो भी होती हैं, वहाँ से चूहों ने काट दिया है, इसलिए कागजों की चेकिंग कराना बहुत जरूरी है। जो तारीख हमें मिली थी वो निकल चुकी है। ये अब काम हमारे लेवल का नहीं रहा। अब कैसे होगा हुजूर? ये इसके लिए आपको विदेशी न्यायालय जाना होगा।
अब ये काम वहीं पर होगा। 15 दिन से परेशान है जी, काम काज कुछ नहीं कर रहे। ब्याह टूट गया वो अलग है। भाई मैं इस ब्याह में कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपको फॉरेन ट्रिब्यूनल जाना होगा। यू 12 कहाँ है जी? भाई मैं ट्यूबवेल नहीं बोल रहा हूँ, फॉरेन ट्रिब्यूनल बोल रहा हूँ। फॉरेन ट्रिब्यूनल का मतलब है विदेशी न्यायालय। ये कहाँ है हुजूर, कहाँ जाना? उसका पता लिखकर मैं आपको देता हूँ। जी ठीक है हुजूर, दे दो। शुक्रिया हुजूर, आदाब। ये वाला पेड़ तो कटा पड़ा, इस वाले को काटो। चल भाई इसे काटते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं ये? देखना ना, पेड़ काट रहे हैं। जी हमें खाना बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत है, और यहाँ सफाई भी हो जाएगी। जब सरकार आप लोगों को खाना बनाने के लिए उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में गैस के कनेक्शन दे रही है, गैस की सुविधा दे रही है, फिर आप इन पेड़ों को क्यों काट रहे हैं? और पेड़ काटने से कभी भी सफाई नहीं होती। अगर ये पेड़ ही नहीं रहेंगे तो आपको स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी कभी भी नहीं मिल पाएगा। जी हमारे तो कागज जमा हो रखे हैं गैस के, पर अभी तक हमारा नंबर ही नहीं आया। जी यहाँ पे तो बहुत सारे पेड़ खड़े, 1-2 पेड़ कट जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। शायद आप लोगों को पता नहीं है, हम सब पर्यावरण की समस्या से गुजर रहे हैं। दिन ब दिन धरती पे तापमान बढ़ता ही जा रहा है। अगर ऐसे ही हालात रहे ना तो एक दिन इस धरती पर जीवन का संकट आ जाएगा, और इसका मुख्य कारण है पेड़ों की संख्या का कम होना। इसीलिए हम लोगों को पेड़ों को लगाना चाहिए, उन्हें काटना नहीं चाहिए। अगर पेड़ कटते हैं ना तो कभी गर्मी ज्यादा पड़ती है तो कभी सर्दी ज्यादा पड़ती है। अब तो जी ठंड भी बहुत पड़ रही है, अब तो सारे रिकॉर्ड टूट गए ठंड के। इस बार बर्फ भी खूब ज्यादा पड़ रही। इसका मुख्य कारण है पेड़ों का कटना, इनकी संख्या का कम होना। अब गर्मियों में गर्मी बहुत पड़ती है, सर्दियों के मौसम में सर्दी बहुत पड़ती है, बरसात में इतनी बारिश होती है कि कभी कभी बाढ़ भी आ जाती है, और कभी कभी कम बारिश होती है, और कभी कभी सूखा भी पड़ जाता है। धरती का औसत तापमान बढ़ता ही जा रहा है, और अगर हमें इससे बचना है ना तो हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी पड़ेगी। हमें पेड़ लगाने पड़ेंगे, ना कि पेड़ काटने पड़ेंगे। जी औसत तापमान क्या हुआ है? औसत तापमान का मतलब होता है इस धरती पे जितने भी देश हैं, हर साल उन सबका 1 साल का तापमान निकाला जाता है। फिर उस 1 साल के तापमान में से 1 दिन का तापमान निकाला जाता है, उसे औसत तापमान कहते हैं। और ये दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। जी हमें इस बात का पता नहीं था, अब से हम पेड़ नहीं काटेंगे और नए नए पेड़ और लगाएंगे। बहुत अच्छी बात है, तभी हम अपनी धरती को बचा सकते हैं और आने वाले समय में अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। किरण भाभी राम राम। अरे शब्बीर भाई राम राम। चाचा जी आपको भी सलाम। वालेकुम सलाम बिटिया, ठीक। यहाँ कैसे? अरे बस यहाँ से निकल रही थी, कुछ लोग पेड़ काट रहे थे तो बस उन्हें रोकने के लिए चली गई। शब्बीर भाई आपके कागज जमा हो गए? कागज जमा ना हुए या सरकार तुम्हारे पीछे पड़ गई? ऐसे कैसे, क्या बात हो गई कि कागज जमा नहीं हुए? बेटी गए थे कलेक्टर के यहाँ भी, वहाँ उन्होंने कागज देखे, वो कहने लगे यहाँ तो नाम कट रहा, कहीं जन्मतिथि कट रही, कहीं चूहे ने काट दिया। अब कहा विदेशी ट्रिब्यूनल चले जाओ, अब विदेशी न्यायालय जाएंगे। हमें तो यूं ही भाग दौड़ करनी सारी की सारी। मुझे तो लग रहा है यार सरकार हमारे पीछे पड़ गई, काम ना करे। शब्बीर भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका काम हो जाएगा। आप एक बार विदेशी न्यायालय जाइए तो सही, और अगर आपने वो कागजात संभाल के रखे होते और टाइम आने पर आप जमा कर देते ना तो ये सब नहीं होता। हम अपनी गलतियों के लिए सरकार को दोष नहीं दे सकते हैं। ठीक कह रही है बेटी तू नालायक, अगर अपने कागजों को संभाल के रखता तो आज ये दिन देखने तो ना पड़ते। जरीना बेगम को कितनी बार कहा घर में चूहे हो रहे, मुझसे हो रहे, मुझसे मारने की दवा डाल दे, कम वक्त पे वो भी ना डाली गई। तुम तो नहीं कहे जाओ, सरकार को क्या जरूरत थी? ठीक तो रह रहे, सब काम हिले छोड़ कर इस काम में लगे रहो। शब्बीर भाई अगर आपके घर में कोई गैर आदमी आ जाए और आपसे ये बोले कि मुझे कुछ दिन आपके घर में रहना है, और आप उसको बोले कि ठीक है, लेकिन फिर वो आपके घर में रहे और वहीं अपना काम धंधा शुरू कर दे, और उसके बाद जब आप उसको जाने के लिए बोले वो ना जाए और आपके घर में अपना अधिकार जमाने लगे तो आप क्या करेंगे? ऐसे कैसे रह जाएगा? साले की टांग तोड़ दूंगा। तो सरकार भी तो यही कर रही है। जो भारत में घुसपैठ करके घुस गए हैं, या 1971 के बाद जो लोग बाहर से आके हमारे भारत देश में शरण ले रहे हैं, सरकार उनकी पहचान कर रही है ताकि सरकार उनको वापस भेज सके। और हमारे जो संसाधन हैं, नौकरी है, जमीन है, उन पर भारत में रहने वालों का ही हक रहे और किसी का नहीं। ये बात तो ठीक है बहू, पर इस चक्कर में हमें क्यों परेशान किया जाने लग रहा है? हम भी तो इसी मुल्क के वासिंदे हैं। खुदा कसम घर में रोटी भी ना बन रही है अब समय पे। चाचा जी ये सब पहचान के लिए तो किया जा रहा है, अब थोड़ी बहुत परेशानी तो सबको उठानी ही पड़ेगी। अब देखिए वो लोग बरसों से यहाँ पे रह रहे हैं, उनकी पहचान करना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि कई लोगों ने रिश्वत दे करके नकली आधार कार्ड, पहचान पत्र और राशन कार्ड बनवा लिया। तो आप ही बताइए सरकार इतनी आसानी से उनकी पहचान कैसे करेगी? इसीलिए सरकार को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। कौन है ये साले? साले की टांग तोड़ देंगे।
शब्बीर भाई, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस सरकार का साथ दीजिए। बहू, हमने कभी तेरी बात टाली है क्या? सारा गांव तेरे पीछे है, जैसा तू कहेगी हम तो वैसा ही कर लेंगे। चाचा जी, जैसा मैं नहीं, जैसा सरकार कह रही है आप वैसा कीजिए। चलिए अब चलते हैं, आपको विदेशी न्यायालय जाने की तैयारी भी करनी। चल भाई शब्बीर बेटा। बहू, इतना टाइम कहाँ लगा दिया? माँ जी, वो रास्ते में शब्बीर भाई और उनके अब्बा मिल गए थे तो वो कुछ बात करने लगे। अरे उनका काम हो भी गया या वैसे धक्के खा रहे हैं? ना पिताजी, उनका काम ना हो पाया। दरअसल उनकी लास्ट डेट निकल चुकी है, अब तो उन्हें विदेशी न्यायालय जाना पड़ेगा, तभी उनका काम हो पाएगा। अरे यूँ तो इनकी गैल फजीता ही हो गया, एक तो भ्यान ही हो रहा और इस चक्कर में परेशान हो फिर रहे। अरे ना हो रहा तो रहने दो, देश की जनसंख्या वैसी ही बढ़ रही है, 2-4 का ना भी होगा तो कौन सा पहाड़ टूट रहा है? पहले हमारे देखिए 4 भैया हो गए हैं तो 1-2 कुआरा रह ही जावे। पर यूँ तो अकेला ही है, इनके क्या होगा? इनका तो मुश्किल हो जाएगी। तुम छोड़ो ये बात। ए बहू, तू मेरी बात सुन। सतुआ के वहाँ से गीतों का बुलाया आया और चलना हुआ गीतों में। तेरी वजह से उनका रिश्ता हुआ, नहीं तो टूट ना गया था उनका रिश्ता। बड़ा एहसान समझ रहे तेरा। ठीक है माँ जी, चलेंगे। बहू, यू काम तो बहुत ही बढ़िया करा, सतुआ मिला मुझे, बहुत खुश हुआ। यूँ कह रहा कि देखियो किरण बहू का लड़का होगा और तुम्हारी गोद में पोता खेलेगा। ये तो तुमने मेरे बड़े मन की बात कह दी। मैं तो कब से आस लगाए बैठी हूँ पोता खिलाऊं। अरे पता है क्या कर दिया आज नवाबजादे ने? क्या कर दिया इसने? क्या कर दिया? खलील के हाड़ गोड़ तोड़ दिए। बहुत बुरी तरह मारा है उसे, जर्रे के यहाँ पड़ा है वो। ये क्यों मारेगा और उसे? यो तो इसी से पूछ ले। अरे नवाबजादे उठ जा। अरे खलील को क्यों तोड़ दिया है तू? मैं क्यों तोड़ता? झोटे ने टक्कर मारी उसके। हाँ, तेरे से बड़ा झोटा है और कोई गांव में? अरे नमाज तेरे पे ना पढ़ी जाती है, रोजे तेरे पे ना रखे जाते हैं, फजर की नमाज तेरे पे पढ़ी ना जाती, सूरज देख कहाँ जान लग रहा है। नमाज पढ़ के सोया मैं। हाँ, तेने तो बहुत मुसल्ले घिस रखे। आज वह विदेशी ट्रिब्यूनल भी है, वहाँ की अदालत है, उसमें तुझे और हमें भी जाना है। आ खड़ा हो और चल मेरे साथ। अरे देख ले नवाबजादे को। हाँ भाई, विदेशी ट्रिब्यूनल कौन सी? यूं ही है जी। आदाब हुजूर। आइए बैठिए। हुजूर, ये मेरा लड़का है शब्बीर। हुजूर, एनआरसी लिस्ट में इसका नाम नहीं आया, पूरे परिवार का आ चुका। हमारी तो जूतियां घिस गई इस एनआरसी के चक्कर में हुजूर। जिला कार्यालय में जाकर ठीक नहीं कराया था आपने? हुजूर गए थे वहाँ भी, उन्होंने कहा कि कुछ कागज और चाहिए। उन कागज को बनवाने के लिए स्कूल में गए, वहाँ टाइम लग गया, तब तक इनका टाइम निकल गया हुजूर। अब उन्होंने यही कहा विदेशी ट्रिब्यूनल चले जाओ हुजूर। अब हो गए आपके कागज तैयार? हुजूर इंशाअल्लाह, देखिए आप नजर मार लीजिए हुजूर, हमने तो अपना पूरा प्रयास कर लिया हुजूर। ठीक है, मैं आपकी फाइल बना देता हूँ। ये आपके कागज चेक किए जाएंगे, आप 11 नवंबर को आ जाना। हुजूर, शब्बीर का नाम आ तो जाएगा ना? देखिए, कागज चेक होने के लिए ऊपर जाएंगे, जो भी वहाँ से रिपोर्ट आएगी मैं आपको बता दूंगा। आप 11 नवंबर में आ जाना। कुछ और चाहिए साहब, बता दो। अरे बताया तो तुम्हें, कागज चेक होने के लिए जाएंगे, 11 नवंबर को आ जाना। क्यों टाइम खराब कर रहे हो? देख नहीं रहे कितनी लंबी लाइन लग रही है? अभी जाओ यहाँ से। अच्छा हुजूर। अब देख लो, सरकार ने एनआरसी के साथ साथ सीएए भी लागू कर दी और सुना है बहुत जल्दी एनपीआर भी लागू होने वाला है। सरकार धीरे धीरे करके हमारे सारे रास्ते बंद कर देगी। पानी सर से ऊपर जा लिया, अब तो हमें कुछ करना होगा। ठीक कह रहे हो भाईजान, अब तो बहुत मुश्किल हो चुकी है। मुश्किल? अरे तुम्हारे जैसों के लिए मुश्किल ना, तुम तो बांग्लादेशी हो। मुश्किल तो हम जैसों के लिए है, जो अपना रुतबा बनाए रखने के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं। और अगर तुम लोग चले गए तो हमारा तो मकसद अधूरा रह जाएगा। इसलिए ही तो कह रहा हूँ जनाब, जल्दी से कुछ ना कुछ कर लो, नहीं तो बहुत दिक्कत आने वाली है आपको भी और हमें भी।
मेरे पास तो एक ही तरीका बस। शब्बीर और उसके अब्बा दोनों विदेशी न्यायालय में गए हुए हैं अपना काम कराने। मैं उनका काम कतई नहीं होने दूं। वहाँ भी क्या कोई सेटिंग कर रखी है आपने? बस यही समझ लो, अब इस गांव में आग लगने से कोई नहीं रोक सकता। अरे कुछ हमें भी बता दो। वक्त आने पे सब कुछ पता चल जाएगा। बस यूं समझ लो, विदेशी न्यायालय में लाखों फाइलें पड़ी हुई हैं, ठीक है, और काम को होने में वक्त भी लगा है थोड़ा सा। और उधर शब्बीर अपने निकाह को लेके बहुत उतावला हुआ बैठा। बस हमें इसी बात का फायदा उठाना है। रहमान, हाँ जी। तुम शब्बीर पर नजर रखो, और जिस दिन वो वहां से जाए तुम्हें वहां पे होना चाहिए, और जैसा मैं कहूं बस वैसे ही करते रहना। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर भाई। वालेकुम सलाम भाईजान, आज इधर कैसे? अरे इधर से गुजर रहा था, तुम दिख गए, सोचा तुमसे पूछता चलूं। क्या हुआ तुम्हारे काम का? हुआ क्या ना हुआ? हाँ हुआ काम, धक्के खाते फिर रहे हैं। क्यों? अब तो तुम्हारे कागजात भी मिल गए, फिर क्या दिक्कत आ गई? दिक्कत ही दिक्कत है, अब 15 दिन का टाइम दे दिया। ये कहने लगे 15 दिन बाद आके पूछना। अरे यूं सरकार कुछ न करने की है, यूं हम मुसलमानों को इस देश से बाहर निकालना चाह रही है, बस और कुछ नहीं। किरण भाभी से बात हुई तो वो कह रही मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। काहे क्या वो बड़े बड़े अधिकारी न जाने हैं ना। सब मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, ये ना करने के कुछ भी। तुम लिख के ले लो आज। फिर क्या करें भाईजान? मेरी बात गांठ बांध लो, तुम्हारा काम बगैर रिश्वत के बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम जब अब की बार वहाँ जाओ ना तो कुछ पैसों का इंतजाम करके जाना, ताकि तुम्हारा काम हाथों हाथ हो जाए। और हाँ, तुम्हारा निकाह भी जल्दी हो जाएगा। फिर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, पर जाके देखते हैं अगली बार। देखो, तुम्हें समझाना मेरा फर्ज था। मुझसे अपने भाई का दर्द बिल्कुल नहीं देखा जाता। आखिर एक मुसलमान का दर्द एक मुसलमान ही तो समझ सके। ठीक है भाईजान, आपकी बातों पर विचार करूँ। ठीक है भाई, सोच लियो फिर। अरे शब्बीर भाई, तू कहाँ जा रहा? अरे खेत पे से आया हूँ, घर जा रहा हूँ। अरे कह रहा तेरे निकाह का? अरे होता के शादी से पहले सर्टिफिकेट देना पड़ रहा। ले लो मजा, तुमने भी एक दिन लाइन में लगना पड़ेगा। शब्बीर भाई, तेरा ये कैसा निकाह हो रहा? निकाह से पहले सर्टिफिकेट भी देना और लाइन में भी लगना। भाई शादी तो हमने बहुत देखी, पर ऐसी शादी हमने नहीं देखी। शादी ना बीरबल की खिचड़ी हो रही जो पकने में ना आ रही। भाई एक बात है, इस सरकार ने कर दिया कमाल। लोगों को शादी करने के लिए भी, निकाह करने के लिए भी ऑफिस के धक्के खाने पड़ रहे हैं अब। शब्बीर भाई, भाभी के भी कागज चेक कर लिए। कभी बालक पैदा होने के बाद भी हमें ये साबित करना पड़े ये हमारे है कि नहीं है। अरे तुम्हें कुछ काम ना है, मैं तो वैसे ही परेशान हूँ और दिमाग और खराब कर रहे हो। जिस दिन तुम भी सरकार की चपेट में आ गए ना, पता चल जाएगी तुम्हें। तू भी कमाल ही करे। कैसे? हमारे साथ भी रहे और इसके साथ भी रहे। अरे यूं मेरा लंगोटिया यार, ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं? पर मैं हूँ सच्चाई की ओर। चल अपने घर को आ। अभी आपकी फाइल का जवाब नहीं आया है, लगभग 1 हफ्ता और लगेगा अभी उसमें। हुजूर, समय तो कितना ही लग जाए, पर इसका नाम आ जाए। देखिए, अगर आपके कागज सही हैं तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, नाम आ जाएगा। बात ऐसी है, मुसलमान हैं हम, इसलिए थोड़े परेशान हैं। नहीं तो क्या हुआ, आप मुसलमान हैं। ये बिल्कुल मत सोचो कि आप मुसलमान हो इसलिए इसमें आपका नाम छूट गया। ये नाम गलती से छूट गया है, और एक बार जब ये लिस्ट पूरी हो जाएगी तो इसमें सिर्फ हिंदुओं का ही फायदा नहीं है, सिख, जैन, मुस्लिम सभी का फायदा है, और लिस्ट बन जाने से हमारे देश का फायदा है। जी हुजूर, ये तो दुरुस्त फरमाया आपने। तो फिर 1 हफ्ते बाद आ जाना ना आप। ठीक है हुजूर, शुक्रिया। अब चल पागल। शब्बीर भाई, इरे को आइयो। मैं अभी आया, 2 मिनट बात कर रहा हूँ। मैंने अंदर सेटिंग कर दी है, मेरी जान पहचान वाला है। मैं बात करके आता हूँ अंदर, फिर तू मिल लिया। ठीक है, चल। ठीक है। आ जाएं जनाब।
जनाब, मैं एक बात बता रहा हूँ, ये शब्बीर है, इसे मैं जानता हूँ और ये आपको फंसा देगा। ये मोबाइल रखता है और आपकी सारी रिकॉर्डिंग करता है। अच्छा। और मुझे सब चीज़ की पता है। मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, ये आपको रिश्वत देने आएगा। आप ध्यान रखना। बाकी मेरा जो फर्ज था वो मैंने निभा दिया, बाकी सारा कुछ आपको देखना। ऐसी बात है, मैं देखता हूँ उसे। जाओ तुम अभी, जाओ अभी। अरे नरेंद्र, सुरेंद्र, इधर आओ। मैंने सेटिंग करा दी है, पैसे देकर थोड़े बहुत काम हो जाएगा। साहब मुझे कुछ काम है आपसे। अरे तुमसे कहा था ना मैंने, 1 हफ्ते बाद आ जाना। साहब मेरा लिस्ट में नाम कर दो, ये पैसे रख लो। मुझे रिश्वतखोर समझ रखा है तुमने। साहब मुझे बहुत जरूरत है उस एनआरसी अरे नरेंद्र, सुरेंद्र, साहब वो मेरा नाम ना, मेरा ब्याज का पड़ा है साहब। लेके जाओ साहब इसे मेरा पुलिस में तो जाके। मुझे रिश्वतखोर समझ रहा है? मुझे इतने फटके लगवाओ कि रिश्वत देनी भूल जाए। चाचा जान, शब्बीर अंदर गया था, अधिकारी ने झूठे रिश्वत के केस में उसे फंसा दिया, गिरफ्तार करा दिया। अरे क्या बकवास कर रहा है इरशाद, मैं भी देख रहा हूँ उसे। सुनो सुनो, अभी आप वहाँ मत जाओ, कभी आपको भी झूठे किसी इल्जाम में अंदर करा दे। आप जो है अभी घर चलो और उसकी जमानत का इंतजाम करो। या खुदा, ये क्या दिन देखने पड़ रहे हैं हमें, या खुदा। चलो चलो। रहम परवरदिगार रहम। अजमल साहब, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही हो गया। शब्बीर को तो पुलिस पकड़ के ले गई, वह तो अब लंबा ही गया। अब एक काम करो, इस मौके का फायदा उठाओ। सरकार ने उसके कागज बनाने के बजाय रिश्वत के झूठे केस में उसे जेल में डाल दिया। अगर हम अब भी चुप रहे तो यूं काम जो शब्बीर के साथ हुआ ना, यूं कल को हमारे साथ भी होगा। चुप रहने से आपका क्या मतलब है? अरे उन लोगों को समझाओ कि हम शब्बीर को कल पुलिस से छुड़ा कर लाएंगे, थाने के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे और पुलिस को मजबूर कर देंगे कि वो शब्बीर को छोड़ दे। इससे हमारा क्या फायदा? अरे विरोध प्रदर्शन की आड़ में हम थाने पर हमला बोल देंगे, ठीक है, और थाने में लगा देंगे आग, और लोगों को ये समझाएंगे कि एक तो हम निर्दोषों पर जबरदस्ती जुल्म ढाया जा रहा, उन्हें थाने में बंद करा जा रहा है, ऊपर से जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं उन पे भी जो है जुल्म ढाए जा रहे हैं। बाकी का काम मीडिया कर देगी। मैंने कुछ लोग सोशल मीडिया पे इस काम में लगाए हुए हैं जो इस बात को ज्यादा से ज्यादा फैला सकें, और इस सरकार को मजबूर होना पड़ जाएगा कि वो एनआरसी लागू ना कर सकें, और अगर किया भी तो एनआरसी में हमें कुछ रियायत मिल जाएगी। सही कह रहे हो अजमल साहब, अब हमें इस मामले को ज्यादा से ज्यादा फैलाना होगा और लोगों को ज्यादा से ज्यादा भड़काना होगा। तुम आज से इस काम में लग जाओ सब लोग, ठीक है ना, और सब अपने काम को ठीक से अंजाम दो। पैसे देने की कोई दिक्कत ही नहीं है, पड़ोसी देशों से बहुत आ रहा है अपने पास। ठीक है, जाओ, लग जाओ। चलो। अच्छा जी। अरे पागल है कि जाटा हो रहा है? कमाल कर रही है यार। अरे इतनी ठंड तो ना हो रही? खूब हो रही है। विकास भाई, अरे भाई आ जाओ, क्या बात होगी? बात हो गई, गांव में आफत आई पड़ी। अरे की आफत आई पड़ी? अरे यू अजमल गांव का नाश करेगा, मैं इसे फोड़ दूंगा, ठा ठा के पटकूंगा, ठा ठा के पटक दूंगा इसे मैं। अरे विकास भाई, अजमल जो है ना, शब्बीर को लेकर पूरे गांव को भड़का रहा। पर ऐसा हो क्या गया? शब्बीर वहाँ गया था, उसे पुलिस ने रिश्वत देने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। अरे वो तो कहीं विदेशी न्यायालय पहले में जाना था, पुलिस में कहाँ पहुँच गया? अरे गया तो वही था, वहाँ उसका काम नहीं हुआ, उसने रिश्वत देने की कोशिश करी, वहाँ के ऑफिसर ने उसे पुलिस को पकड़वा दिया। नहीं भाई, मेरी समझ में तो आ नहीं रही, क्योंकि मैं शब्बीर को अच्छी ढाल जानूं और तुम भी जानो, रिश्वत तो दे नहीं सकता भाई। और शब्बीर भाई रिश्वत क्यों देंगे? उनके पास सारे जरूरी कागज हैं। ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अजमल और उसके आदमी इस बात को लेकर गांव वालों को भड़का रहे हैं। अरे कल यार थाने प्रदर्शन करने जा रहा है, उसके आदमी लोगों को लाठी डंडे बांट रहे और मट्टी का तेल बांट रहे। अच्छा, तो ये अजमल विरोध प्रदर्शन की आड़ में देश को जलाना चाहता है
ताकि ये मामला और फैल जाए और लोग भड़क जाए। यू अजमली पीटता दिखे, यू ही ज्यादा बन गया, यू ही आतंकवादी हो गया ससुरा। मैं इसे मारूंगा कहीं मिल गया तो। नहीं नहीं, आप कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, आप बस उस पर नजर रखिए। आप एक काम करिए, वो जो भी काम कर रहा है ना, आप उसका वीडियो बना लीजिए। मैं तब तक उस अधिकारी से जाके मिलती हूँ जिसने शब्बीर भाई को रिश्वत के मामले में गिरफ्तार करवाया। चल ठीक है, तू वहाँ चली जा और मैं कुछ गांव के लोगों से मिलके और बात करते हैं के हो सके, और तब उसके आदमियों पे निगाह रखो। मैं सबसे पहले शब्बीर भाई के घर जाऊंगी, पहले ये तो पता करूँ कि ये मामला है क्या। ठीक है, मैं चलती हूँ। चल ठीक है, तू जा। चलो भाई, हम भी देखें। चलो भाई, चलो। मारा तो एक ही छोरा है, उसके भी कुछ हो गया तो मारा के होगा। एक ही सहारा है हमारा छोरा हमारे लिए। चाची जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक हो जाएगा? खुदा कसम, इस एनआरसी ने हमारी जिंदगी मुहाल बना कर रख दी है। ये हुकूमत कैसे कैसे फैसले ले रही है। चाचा जी, इसमें सरकार की गलती क्या है? और शब्बीर भाई ने रिश्वत क्यों दी, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। और उन्होंने रिश्वत देके बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसमें हमारी गलती क्या है? हम भी इस सरजमी हिंदुस्तान के वासिंदे हैं। हम यहाँ बाई चांस नहीं रुके हैं, बाई चॉइस रुके हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम सब भारत के नागरिक हैं। लेकिन जब काम होता है तो उसमें कमियां भी जरूर होती हैं। और शब्बीर भाई भी इसी देश के रहने वाले हैं, यहीं के नागरिक हैं। तो चाचा जी, ये नाम गलती से छूट गया है। पर गलती से मुसलमानों के नाम ही क्यों छूट रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप इसे धर्म से बिल्कुल भी ना जोड़ें। जिस तरह से मुसलमानों के नाम नहीं आए हैं ना, उसी तरह से कई और धर्म जाति के नाम इस लिस्ट में नहीं आए हैं। और वो सब भी भारत के नागरिक हैं और बहुत जल्द उनके नाम लिस्ट में आ जाएंगे। हमें कई चढ़ते दिखाई न दे रहे। पहले जिलाधिकारी के यहाँ भी न चढ़े, और अब देख ले विदेशी न्यायालय में भी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। उधर देख ले शब्बीर भाई को गिरफ्तार कर लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, और आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि आप लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अगर आप दोनों जगह देखेंगे ना, तो गलती आप ही लोगों की। इसमें हमारी क्या गलती है? जिला न्यायालय में कागज बनाने में आप लोगों ने देरी की, जिससे कि शब्बीर भाई का नाम नहीं आ पाया। और विदेशी न्यायालय में आप लोगों ने रिश्वत दे दी। वो बहुत बड़ा जुर्म है, उसे कानूनी जुर्म कहते हैं। इन सब बातों को छोड़ो, अब एक बात बताओ, शब्बीर बाहर कैसे आवे? चाचा जी, जो शब्बीर भाई ने रिश्वत दी है ना, उससे बहुत ही ज्यादा शक पैदा हो गया है। आप चिंता मत कीजिए, मैं कल ही विदेशी न्यायालय में बात करती हूँ। ठीक है। बहू, कुछ पता चली शब्बीर कैसे पकड़ा गया? ना माँ जी, शब्बीर भाई के अब्बा को ज्यादा कुछ नहीं पता, क्योंकि जब शब्बीर भाई को गिरफ्तार किया गया ना, तो वो ऑफिस के बाहर ही थे। ओहो, यूं भी जुद्दी हो गया। भाई, मुझे गांव का माहौल ठीक नहीं लग रहा। कुछ भी हो सके। अब ये मुद्दा एनआरसी का ना रहा, मुझे तो हिंदू मुसलमान का होता नजर आ रहा है। मैं पहले ही कह रहा था, यू अजमल गांव का नाश करवा के मानने का। इसे ठीक कर दूं, सब ठीक हो जाएगा। भैया देखो, तुम तो इस मामले से बिल्कुल ही दूर रहो। अजमल और उनके साथियों ने, जिनका नाम एनआरसी में नहीं है और जो बाहर से आए, और अपनी बिरादरी के सभी लोगों को मिला दिया है। अजमल जैसे लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। पिताजी, इसी से तो गांव का माहौल बिगड़ रहा है। और जो सरकार अच्छा काम करना चाह रही है ना, ये लोग उसके काम में रोड़ा अटकाना चाहते हैं। हमें बहुत ही समझदारी से काम करना होगा। अरे सब ना है, ये कुछ लोग हैं जो लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। अरे तू चुप रह, जाकर पुलिस में रिपोर्ट कर। पुलिस अपना आप देखेगी, बेमतलब के चक्कर में पड़ रहा। माँ जी, अब ये मामला पुलिस का नहीं रहा, हमें सबूतों के साथ लोगों को बताना होगा, तब जाके बात बनेगी। बहू बिल्कुल सही कह रही है। और सुन, तू अकेली अब कहीं मत जाइए, मैं चलूंगा तेरी गैल। इन लोगों का कुछ पता नहीं है कब के बात हो जावे, समझ गई ना? पहले ऐसा हो भी चुका है एक बार। आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे गांव के हालात ठीक नहीं लग रहे हैं, आप गांव में ही रहो। अरे वो तो ठीक है, गांव में रहेंगे, इन लोगों पे ध्यान भी रखना पड़ेगा, ये कुछ गड़बड़ ना करें, यूँ तो देखना ही पड़ेगा। हाँ सही कह रहे हो, पर फिर भी अपना ध्यान रखना दोनों जने, ठीक है ना?
गई है, देख लेता तू भी चला जाता। कहाँ गई है वो? अरे मैं कहाँ कहाँ जाता फिरूंगा, मेरे बस की ना। ले फोन आ गया। कर ले बात। हाँ हेलो। अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा भाइयों, मैंने सुना है अजमल लोगों को भड़का के शब्बीर को जबरदस्ती थाने से छुड़ाना चाहवे। अरे वो हिंदू और मुसलमानों को जो है भड़काने का काम कर रहा है, और ऐसा ना हो कि वो उस काम में सफल हो जाए, और वो करके रहेगा, मुझे तो ऐसा लग रहा। अरे उसे रोक क्या ना गया तो हिंदू मुस्लिम के झगड़े हो जाएंगे और उसकी लगाई आग में ये सारा गांव जल जाएगा। अगर उन्होंने थाने पे हमला कर दिया ना तो हमारे गांव की बदनामी हो जाएगी। हो सकता है कहीं कर्फ्यू न लग जाए। अरे तुम जल्दी करो, अभी तो उन लोगों को लेकर घर से निकल ही रहा होगा। ऐसे जाना तो बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि उनके हाथों में लाठी डंडे पेट्रोल सब कुछ है। अगर ऐसे ही रहा ना तो एक दिन देख लेना सारे गांव पर कब्जा करके बैठ जाएंगे, इसलिए वो लोग इकट्ठा भी हो रहे हैं। अगर वो लोग इकट्ठा हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते? ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। चलो हम भी तैयार होके चलते हैं, उन्हें रोकेंगे जरूर। अरे भाइयों, लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है, पहले उन्हें समझा के तो देख लो। अरे वे डंडे के यार है, ऐसा ना मानने के। अरे तुम देर मत करो, मेरे हाथों में खुजली हो रही है। 30-40 पे हाथ में छोड़ दूंगा, सबको पीट दूंगा मैं अकेला। चलो 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 मैं देखूंगा। चलो तुमने खून कर दूंगा। चलो 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 देखेंगे हम उन सालों को। चलो देख लिया आप सबने कैसे सरकार ने किसी रिश्वत के झूठे केस में फंसाकर शब्बीर भाई को जेल में डाल दिया। इसी तरह चलता रहा ना तो एक एक करके हम सब भी जेल में जाएंगे। कि ये सरकार नहीं चाहती कि हम भी इस देश में रहे, वो चाहती है कि हम इस देश से बाहर चले जाएं। खान साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब भी हम सब इकट्ठे ना हुए ना तो सरकार के जुल्म हम पर इसी तरह बढ़ते रहेंगे। हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम सब आपके साथ हैं, आप जैसा कहोगे हम वैसे ही करेंगे। तो चलो शब्बीर को छुड़ा कर लाते हैं। इस काम की शुरुआत हम शब्बीर से ही करेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शब्बीर बेगुनाह है। अपने सब लाठी डंडे उठा लो और तैयारी कर लो। हमें पुलिस पर बिल्कुल यकीन नहीं है, क्योंकि पुलिस वो करेगी जो सरकार में ऊपर बैठे हुए लोग उससे कहेंगे। क्या बेफिजूल की बात कर रहा है अजमल? ये कानून की लड़ाई है, कानून के तौर तरीके से ही हम शब्बीर को छुड़ाएंगे। इस तरह से तो मामला और उलझ जाएगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये सरकार हमारी बिल्कुल भी सुनने वाली नहीं है। ये रोज नए नए ऐसे कानून लाकर हमें देश से बाहर निकालना चाहती है, और जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो अजमल खान क्या हुकूमत के साथ अब बगावत का इरादा है? हम बगावत करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये सरकार हमें इस देश का नागरिक नहीं मानती, ये हमें झुकाना चाहती है, हमें हमारे दीन से दूर करना चाहती है। लेकिन हम भी दिखा देंगे, हम इस सरकार के आगे नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। अजमल खान होश में आजा, क्या कर रहा है तू? पुलिस छानबीन कर रही है, हमें यकीन है शब्बीर छूट कर आ जाएगा। वो ऐसे नहीं छूटने का, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पुलिस भी उनकी है, सरकार भी उनकी है। तुम चलो मेरे साथ। चलो 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 चलो, हम नहीं छोड़ेंगे। नहीं। रुक जाओ, रुक जाओ, या परवरदिगार रहम रहम। रहमान अरे रुको रुको भाई, रुको रुको रुको। अजमल कहाँ जा रहे हो भाई? हम शब्बीर को छुड़ाने के लिए जा रहे हैं। लाठी डंडे और पेट्रोल लेके? अरे इनकी जरूरत क्या है? हमने आज फैसला कर लिया है कि पुलिस ने अगर शब्बीर भाई को नहीं छोड़ा तो इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए, हम शब्बीर को छुड़ा कर लाएंगे। हमने भी तय कर लिया है कि एक कदम भी आगे हम नहीं जाने देंगे। तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो। अरे ठीक तो तुम नहीं कर रहे, कानून अपने हाथ में ले रहे। ये कौन सा बढ़िया काम है? जब कानून खुद ही जुर्म करने लगे तो हमारे पास भी इसके अलावा दूसरा रास्ता कोई नहीं है। सरताज भाई, ऐसा करना ठीक नहीं है। अरे गांव की बदनामी होगी।
और हो सकता है कि पुलिस कानूनी कार्रवाई करे। देखो सबको परेशानी होगी। खुदा कसम चौधरी साहब 5 वक्त का नमाजी हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। मिन्नतें कर चुका इनके सामने। मान जाओ, रुक जाओ, समझ जाओ, कोई मानने के लिए तैयार भी हो। कमबख्त। बहुत सुन लिया, बहुत सह लिया, अब हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। रास्ते तो बहुत हैं, पर तुम लोग मानने के लिए तैयार नहीं हो। ना हम मानने वाले और ना हम रुकने वाले। तुम यहाँ से आगे जाके तो दिखाओ। तुम बात को आगे बढ़ा रहे हो, ये हमारी बिरादरी का मामला है, तुम इसमें बिल्कुल दखल मत दो। तुमने ये मैं मजबूर करा, मैं अकेले ही तो मैं सारे को ठोक दूंगा। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, तुम लोग हमारे रास्ते में मत आओ, नहीं तो के जो तुम्हें करना हो कर लो। तुम हमें मजबूर कर रहे हो। चलो आगे बढ़ो, वो भी हमारे रास्ते में दो। रुक जाइए, मैं कहती हूँ सभी लोग रुक जाइए, रुक जाइए। रुको। आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं? एक ही गांव के हो करके आपस में एक दूसरे को मरने और मारने पर उतर आए। शुरुआत इन्होंने की है, हम तो शब्बीर को छुड़ाने जा रहे थे। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग शब्बीर भाई को छुड़ाने के लिए जा रहे थे, पर आप लोगों का तरीका बिल्कुल गलत है। तो क्या सरकार का ये तरीका सही है जो हमें इस देश से बाहर निकाला जा रहा है? क्या हम इस देश के बाशिंदे नहीं है? हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है? फिर किसी को भी टारगेट नहीं किया जा रहा है। आप लोगों के दिमाग में फालतू का फितूर भरा जा रहा है। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां आप लोगों का इस्तेमाल कर रही हैं, आप लोगों को बहका रही हैं। अच्छा, हमें बहका रहे हैं? तो ये एनआरसी क्या है? एनआरसी का मतलब है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। ये एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें भारत में रहने वाले उन सभी नागरिकों का नाम है, उनका रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। एनआरसी की शुरुआत सन 2013 में असम से की गई थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में की गई थी, और अभी तक एनआरसी को कहीं भी किसी भी और राज्य में लागू नहीं किया गया है। और इसमें उन भारतीयों के नाम हैं जो असम के वास्तविक नागरिक हैं, या फिर जो असम में बांग्लादेश बनने से पहले यानी कि 25 मार्च 1971 से पहले जो असम में आ गए थे, उन्हीं को भारत का नागरिक माना जाएगा। तो इसे पूरे देश में लागू करने की क्यों बात की जा रही है? वो सब इसीलिए क्योंकि कुछ बांग्लादेशी, कुछ घुसपैठिए भारत के अलग अलग शहरों में जाके रहने लगे और वहाँ पे रह के वो लोग अपराध करने लगे। पहले वो एक शहर में अपराध करते हैं, उसके बाद वो अपराध करने के लिए दूसरे शहर में चले जाते हैं। उनका ना तो कोई निश्चित ठिकाना है, ना कोई निश्चित स्थान है। इसीलिए भारत सरकार ने उनको पकड़ने के लिए, ताकि उनको उनके देश वापस भेजा जा सके, उनके शहर वापस भेजा जा सके, पूरे भारत देश में एनआरसी को लागू करने की बात कही है। लेकिन ये सिर्फ अभी एक बात ही है, ना ही इसमें कोई नियम बनाया गया है और ना ही कोई कानून बनाया नहीं, ये झूठ है। ये सरकार मुसलमानों को पसंद नहीं करती। ये मुसलमानों को इस देश से निकालने के लिए रोज नए नए कानून ला रही है। अभी सरकार ने एक नया कानून CAA पास किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि एनआरसी के जरिए जो भी अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाया, सरकार उसे इस देश से बाहर निकाल देगी। और केवल मुसलमान ही हैं जिनको ये नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये बिल्कुल गलत बात है, ये एक झूठ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कानून नागरिकता देने के लिए बनाया जा रहा है, नागरिकता छीनने के लिए नहीं। और इसकी 3 अहम बातें हैं जो वो मैं आपको बताऊंगी। नंबर 1, हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, वहाँ पर रहने वाले सभी अल्पसंख्यक लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसके लिए अगर आप सबको या वहाँ के लोगों को भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है, तो कम से कम उनको 6 वर्ष भारत में बिताने होंगे। इससे पहले ये समय काल 11 वर्ष का था। सिर्फ समय काल में परिवर्तन किया गया है, 11 वर्ष को घटा के 6 वर्ष कर दिया गया है। नंबर 2, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, वहाँ पे रहने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध धर्म के लोग जो 31 दिसंबर 2014 की निर्णायक तारीख तक भारत में प्रवेश कर गए थे, वो लोग भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। नंबर 3, OCI कार्ड धारक अगर इस कानून का विरोध करते हैं तो केंद्र को पूरा अधिकार है उनके इस कार्ड को रद्द करने का। मैं आपको बता दूं OCI कार्ड क्या है। OCI कार्ड जो भारतीय नागरिक स्थायी रूप से अमेरिका या किसी भी विदेशी कंट्री में रह रहे हैं, उनको जो कार्ड दिया जाता है वो OCI कार्ड कहलाता है। इसीलिए मैं आप सबसे कह रही हूँ, ये कानून सिर्फ और सिर्फ नागरिकता देने के लिए बनाया गया है, नागरिकता छीनने के लिए नहीं। अगर ऐसी ही बात है तो इसमें मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया गया? क्या ये हमारे साथ भेदभाव नहीं है? भारत का संविधान किसी भी सरकार को धर्म के आधार पर भेदभाव करने की इजाजत नहीं देता है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान सिर्फ धर्म के आधार पे ही नहीं, बल्कि गरीब लोग, जाति पाति किसी भी आधार पर भेदभाव करने की इजाजत नहीं देता है। पर हमारे देश में जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, जो कमजोर लोग हैं, यही संविधान उसके लिए बहुत सारी गुंजाइशें भी पैदा करता है।
हमारे देश में, हमारे भारतीय संविधान में औरतों के लिए कई सारे कानून बनाए गए हैं, अल्पसंख्यकों के लिए कई सारे कानून बनाए गए हैं। हमारे ही देश में धर्म के नाम पर अलग अलग धर्मों के आधार पर भी सरकार ने अलग अलग कानून बनाए हुए हैं। क्या हमारा संविधान हमें जाति के आधार पर आरक्षण नहीं देता? सूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग सबको आरक्षण मिलता है और गरीब लोग, उनको भी आरक्षण इसी सरकार ने देना शुरू किया है। तो क्या आप आरक्षण से पीछे हट जाएंगे? क्या आप सभी लोग आरक्षण से इनकार कर देंगे? मुझे अफसोस होता है उन लोगों पर जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, जो बड़े बड़े राजनेता हैं, जिनको सीएए की कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कही हुई बातों का विरोध कर रहे हैं। 90% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल सीएए के बारे में नहीं जानते हैं और वो सीएए कानून क्या है उनको आज तक पता ही नहीं है। जो बड़े बड़े नेता इसका विरोध कर रहे हैं, क्या उन्हें पता नहीं है कि सरकार इस देश में एनपीआर भी लागू करने वाली है? और हमारे नेताओं ने हमें बताया है कि एनपीआर ही एनआरसी का दूसरा नाम है और सरकार एनपीआर के जरिए पहले जानकारी इकट्ठा करेगी, फिर एनआरसी के जरिए हमें इस देश से बाहर निकाल देगी। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं, एनपीआर एक प्रक्रिया है जो कि पिछली सरकार ने लागू की थी। एनपीआर का मतलब है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें भारत में रहने वाले सभी नागरिकों का ब्यौरा होगा, चाहे वो भारत के नागरिक हो या फिर वो भारत के नागरिक ना हो। साल 2010 में इसको लागू किया गया था। 2015 में एनपीआर को अपडेट किया गया। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि पिछली सरकार जिसने एनपीआर को लागू किया था आज वही इसके विरोध में खड़ी है और हम लोग क्यों उनकी बातों में आ रहे हैं? क्या हमें इतना समझदार नहीं होना चाहिए कि जो लोग अपने फायदे के लिए हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, हम क्यों उनको मौका दे रहे हैं कि वो हमारा इस्तेमाल करें? हम लोगों को बहकाया जा रहा है, हम लोगों को भड़काया जा रहा है और कुछ नहीं। बहका तो आप हमें रही है, ये सरकार जो कहती है वो करती नहीं है। क्या आप लोगों ने देखा नहीं कैसे शब्बीर भाई को रिश्वत के झूठे केस में फंसाकर सरकार ने जेल में डाल दिया? ये सरकार हमें डराना चाहती है, धमकाना चाहती है और इस देश से बाहर निकालना चाहती है। इसका फैसला भी अभी हो जाएगा। शब्बीर भाई को जिसने भी रिश्वत के झूठे मामले में फंसाया था, मैंने डीएम साहब से मिलके शब्बीर की जमानत करके मैं शब्बीर को अपने साथ लेके आई हूँ और मेरे साथ वो अधिकारी भी मौजूद हैं जिन्होंने शब्बीर भाई को अरेस्ट कराया था। वो आपको कुछ बताएंगे। ये बात सही है कि मैंने शब्बीर को गिरफ्तार कराया था। शब्बीर ने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की थी, इसके कई चश्मदीद गवाह भी हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा करने के लिए मुझे किसी ने गलत जानकारी दी थी। उस आदमी ने मुझसे कहा कि शब्बीर मुझे रिश्वत देनी चाहता है और उस आदमी ने ही शब्बीर से कहा कि मैं शब्बीर से रिश्वत लेनी चाहता हूँ। किसी ने जानबूझकर ये साजिश रची थी कि शब्बीर को जेल भेजा जा सके। ऐसा कौन कर सकता है जनाब? यूं बताओगा शब्बीर को किसने फंसाया? भाई आप बता के बात थी। मुझे ऐसा अजमल के कहने पर करना पड़ा। अजमल लोगों को भड़काना चाहता था और आग लगवानी चाहता था ताकि लोग ये समझे कि सरकार ने जो एनआरसी लागू किया है उसमें खासकर मुसलमानों को देश से बाहर निकालना चाहती है। और मैं एक बांग्लादेशी मुसलमान हूँ, मेरा पूरा परिवार बांग्लादेशी है, इसलिए मैंने अजमल का साथ दिया क्योंकि मैं यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता। ये सब झूठ है। यू रहमान ना इन लोगों के साथ मिलकर मुझे फंसाना चाहता है। अच्छा, अब यू मारी गैल है जो दिन रात तेरी गैल रहे था। इसने तेरी कुछ वीडियो बना रखी है चुपचाप, जो टाइम आने पे तुझे ब्लैकमेल कर सके, समझ गया ना? ये झूठ है चचा। चचा जान मुझे फंसाया जा रहा है। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ, हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा जो हमें आपस में लड़वा रहे हैं, जो अपने मतलब के लिए हम लोगों के बीच में फूट डलवा रहे हैं, जो अपने फायदे के लिए यहाँ पर झगड़ा करवा रहे हैं। हमें आज और अभी ये प्रण लेना होगा कि हम बिना तथ्यों को जाने, अधूरी जानकारी के आधार पर आज के बाद कोई काम नहीं करेंगे और हम सब एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। तो आइए अब हम सब लोग मिलके एक बार हाथ खड़ा करेंगे और बोलेंगे, हम सब एक हैं, 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 हम सब एक हैं। कैसे परेशान है भाई? अब मुझे क्या सेगा यू? ओके, ये तो ठीक कह रहा साले। और तू घर जाकर नहाऊंगा?
तो नमाज का टाइम निकल जाएगा, तो ये नमाज ही नहीं मिलनी। नमाज फिर नमाज। अरे शब्बीर क्या हो यार, अधिकारी के दौरे पे गया है, कोई बात नहीं है बनी। तो मुझे मरवा दे। गया ना गया कोई बात भाई, तू क्या ले रहा है? किरण बेटी को मुझे कह लेते पहले एक बार। भाईजान बहुत से लोगों में डर सा है। देखिए बात ऐसी है, जब तक शब्बीर का नाम एनसीआर लिस्ट में नहीं चढ़ेगा, जब तक हम क्या हो गया? अरे वो थोड़ा नजदीक क्यों किलसाया है तेरे बापू को? अल्लाह का आशीर्वाद है, सब तय हो गया। अल्लाह का आशीर्वाद नहीं, अल्लाह का करम। हुजूर जो एटीएम, ये एटीएम बना। आधार कार्ड बोलना था। आधार तो भी आधार है। मूर्खो, अपना नंबर आ जान दो इस एनआरसी में। मान जाओ, अरे तो खून ही ना समझ रहे हैं। अरे तुम देर मत करो, मेरे हाथ में खुल लियो रे। 30-40 तो मैं अकेला छोड़ देख लूंगा, हाथ छोड़ दूंगा मैं। चलो 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 ये तुम्हें डायलॉग बोला ने बीच में था ये डायलॉग। मुझे नहीं आते भैया पैसे। लड़की वाले तो साफ नाट गए। तूने डायलॉग पहले बोल दिया। ओ मैरिज ब्यूरो। अरे भैया जान दे। बढ़िया चल रहा था। अरे भाई बैठो यार, कुछ तो करो। चाचा बिल्कुल वहाँ जावे, मामा ने कैसे कहाँ कर रहा है।